नमस्कार। जनसुलभ पुस्तकालय के इस नए कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम लोग 3 शामें 3 फिल्में श्रृंखला का आयोजन कर रहे हैं और आज इस श्रृंखला की यह अंतिम कड़ी है। हम लोग इस श्रृंखला में लेखक, रंगकर्मी और फिल्मकार अशोक मिश्र जी से संवाद कर रहे हैं। वे अपनी लिखी फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बहाने बात कर रहे हैं। इस श्रृंखला की पहली कड़ी में उन्होंने समर फिल्म पर बात की। कल दूसरी कड़ी थी जिसमें उन्होंने वेलकम टू सज्जनपुर पर बात की और आज इस श्रृंखला की यह अंतिम कड़ी है और इसमें वे वेल्डन अब्बा पर बात करेंगे। इन तीनों ही फिल्मों का लेखन अशोक मिश्र जी ने किया है और इन तीनों के ही फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल हैं। ऐसी कई और फिल्में हैं श्याम बेनेगल निर्देशित जिनमें अशोक मिश्र जी ने काम किया है। इन कड़ियों में उस पर भी चर्चा हुई, आज भी होगी। तो आइए मित्रों, हम उनका स्वागत करते हैं। अशोक जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्कार नमस्कार अर्पण जी और सभी जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जी, और आज भी हम लोग यहीं से इस संवाद को आरंभ करते हैं कि यह फिल्म अशोक मिश्र तक कैसे पहुंची। वेल्डन अब्बा जो फिल्म है जिसके पटकथाकार अशोक मिश्र हैं, तो यह वेल्डन अब्बा जो है अपने लेखक को यह फिल्म कैसे खोज लेती है। कोई कृति, कोई पुस्तक किसी न किसी माध्यम से, कुछ उसको संयोग कहिए या जो भी कहिए, कि अपने कृतिकार को खोजती है, उस तक पहुंचती है। वेल्डन अब्बा हो, समर हो, वेलकम टू सज्जनपुर हो, ये वैसी फिल्में हैं जो किसी न किसी माध्यम से अशोक मिश्र तक पहुंचती है। ज्यादातर मामलों में वे माध्यम सीधे श्याम बाबू हैं, श्याम बेनेगल हैं, मगर हम क्यों नहीं इस विषय पर अशोक मिश्र जी को ही सुने और उनसे ही जाने कि यह फिल्म उन तक और वे इस फिल्म तक कैसे पहुंचे। अशोक जी स्वागत। दोस्तों, जैसा कि होता है कि श्याम बाबू ने मुझे बुलाया अपने ऑफिस और तुम्हारे लिए कुछ काम है, मजेदार काम है। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दी। वो जयंत कृपलानी जी ने लिखी थी। जयंत कृपलानी एक सिनेमा जगत में बड़ा नाम है और श्याम बाबू के वो शिष्य रहे हैं। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट वाली दी कि जयंत ने लिखा है स्क्रिप्ट और मुझे ये स्क्रिप्ट जम नहीं रही है। कहानी इसका अच्छा है, आइडिया अच्छा है इसका, मगर ये लिखा ठीक से नहीं गया, ऐसा मुझे लगता है। तुम लिख सकते हो क्या इसको अपने तरह से, अपने अंदाज में? तो मैंने कहा ठीक है श्याम बाबू, लेकिन जयंत से आप पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा जयंत से मैं पूछ लूंगा, बात हो जाएगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम इसको बिल्कुल अपने ढंग से लिखो। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उस स्क्रिप्ट को पढ़ा एक बार और वाकई मुझे भी नहीं जमी वो स्क्रिप्ट। तो मैंने उसको अपने ढंग से करेक्टर सोचे, अपने ढंग से डायलॉग सोचे, अपने ढंग का स्क्रीन प्ले सोचा। सब कुछ मैंने अपने ढंग से सोचना शुरू किया और उसको कॉमेडी का रंग दिया। तो जैसे जुड़वा भाई मैंने डाला, जो कि उस कहानी में नहीं थे। बोमन ईरानी जुड़वा भाई है, तो वो नहीं थे उसमें। ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने डाली जो उसमें कहीं भी नहीं थी। एक भी ऐसी चीज नहीं थी जो उस कहानी से ली गई हो। सिर्फ बेसिक आइडिया से कि कुआं चोरी चला गया है। अच्छा, अब ये बात आई गई हुई, मैं लिखने लग गया। तो हैदराबाद में एक बड़ी मशहूर राइटर है उर्दू की, जिलानी बानो, पद्मश्री हैं वो, उर्दू में बहुत अच्छी लेखिका है वो।
उनका श्याम बाबू के पास फिल्म आया। उसमें उसमें श्याम बाबू के पास उनका जिलानी बानो जी का फोन आया कि मैंने एक कहानी लिखी है कि अ, रंगा का की बावड़ी, ऐसा कुछ मैंने एक कहानी लिखी है जो आप फिल्म बनाने जा रहे हैं उससे मिलती जुलती कहानी है। तो हमने कहा कि आप वो कहानी हमको भेजिए, हम उसको पढ़ेंगे। हमने उसको पढ़ा तो वो कहानी सिर्फ वहीं तक थी जहां तक कुआं चोरी चला जाता है, उसके आगे नहीं था, कुछ भी नहीं था वो। उसका नाम ऐसे ही कुछ था, रंगा की बावड़ी या ऐसा कुछ नाम था उसका, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो और वो एक हिंदू इंसान की कहानी थी जिसमें परिवार में कोई उसके था भी नहीं, पत्नी भर थी एक। हमने उसको मुस्लिम परिवार रखा था और उसमें कई उसकी बेटी है और उसके तरह तरह के उसके रिश्तेदार हैं, उसका भाई है, उसकी भाभी है। तो ये जिलानी बानो से श्याम बाबू ने कहा कि नहीं, हमारी कहानी आपकी कहानी से बिल्कुल अलग है। ठीक है भाई। अभी एक मराठी फिल्म वाला कोई आ गया, उसने कहा कि हमने ये फिल्म बनाई हुई है ऑलरेडी। तो हमने कहा अपनी आप स्क्रिप्ट दीजिए हमको, हमारी स्क्रिप्ट आप लीजिए, पढ़ते हैं हम लोग। तो उसने जब पढ़ा तो उसने कहा कि आपकी कहानी हमारी कहानी से बिल्कुल अलग है ना। फिर हम काम करना शुरू कर दिए, फिर मैं लिखने लग गया, एक ड्राफ्ट बन गया उसका और उसको डेवलप करता रहा मैं। तब अचानक किसी ने कहा कि हिंदी के एक बड़े मशहूर राइटर हैं संजीव, और बहुत ही अच्छे कहानीकार हैं वो। उन दिनों मेरे ख्याल से वो हंस के संपादक भी थे। तो उन्होंने एक कहानी ऐसी लिखी है, कठुआ का पुल या ऐसा कुछ नाम है उसका, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मुझे। तो उन्होंने एक ऐसी कहानी लिखी है जिसमें एक पुल गायब हो जाता है। तो हमने संजीव जी से भी उनकी कहानी मंगवाई, वो भी हमने पढ़ा। वो भी हमारी लेखन से कहीं दूर दूर का कोई नाता नहीं था उसका। और बेसिक आइडिया यही था कि कहीं बावड़ी चोरी चली गई है, कुआं चोरी चला गया, या पुल चोरी चला गया है। तो भारत एक खोज जो टीवी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण धारावाहिक है, उसकी मेकिंग पर भी अशोक जी से चर्चा होनी चाहिए। देखते हैं प्रदीप जी, अगर संभव हुआ तो जरूर करेंगे। संजीव बख्शी जी को भी नमस्कार मेरा, वो भी देख रहे हैं। भूलन के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने उसमें बहुत अच्छा अभिनय किया था, और वाकई मुझे बड़ा अच्छा अनुभव हुआ था उसमें। मैंने गांव के टीचर का रोल किया था, और संजीव जी की लेखनी का जादू उस फिल्म में दिखता है। तो खैर, अब संजीव जी की कहानी से भी अलग है हमारी कहानी। बावजूद इसके हमने तीनों का नाम दिया फिल्म में, क्रेडिट टाइटल में नाम दिया उनका, इंस्पायर्ड बाई, ताकि किसी को बुरा ना लगे। जबकि एक शब्द भी हमने उनसे नहीं लिया था, एक विजुअल भी नहीं लिया था। एक सिर्फ बेसिक आइडिया ये था कि कोई पुल चोरी चला गया है या कोई कुआं चोरी चला गया है। बाकी लिखने का अंदाज ये सब भी को अलग था। और ये तीन लोगों ने साबित कर दिया था कि ये तीन लोगों ने एक जैसा लिखा है। एक जैसा लिखा मैंने अपनी अपनी तरह से लिखा है एक ही आइडिया को। उसी आइडिया को मैंने अपने ढंग से लिखा था। तो जब और काम चलने लग गया तो तीनों को पैसा भी दिया श्याम बेनेगल ने, जबकि उन्होंने कुछ नहीं लिखा था उसमें, कुछ भी नहीं किया था। पर एक जेंटल मैन होता है एक डायरेक्टर, अच्छा डायरेक्टर होता है। यहाँ तो लोग पैसा भी मार जाते हैं, और उन्होंने सबको पैसा दिया। फिर जब ये हो गया और हम काम करने लगे, तो फिर हमको पता चला कि तेनालीराम की एक कहानी है। तेनालीराम, विजयनगर में जो तेनालीराम बीरबल जैसे विद्वान थे, उन्होंने भी एक कहानी लिखी थी जिसमें एक तालाब चोरी चला गया है। मतलब इस कहानी के सोर्स तेनालीराम भी थे। तो हमने कहा कि ये देखो, अब तेनालीराम का तो नाम हम दे नहीं सकते, पैसा भी नहीं दे सकते, पर तेनालीराम की भी एक कहानी ऐसी ही है। तो एक कहानी, एक आइडिया हो सकता है कई लोगों के दिमाग में आए, लेकिन वो लिखा कैसे गया है, वो कॉपी किया गया है क्या,
नकल कर ली गई है क्या उसकी? अगर नहीं तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रामायण पे कई लोग बनाते हैं सीरियल, धारावाहिक, कहानी वही है, अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से बनाते हैं। और भी ऐसे कई सारे क्लासिक होते हैं, देवदास है जिसमें कई बार फिल्म बनती है। तो कोई ये थोड़ी कह सकता है कि हमारी देवदास की नकल है। तो संजीव मुझे रायपुर में एक साहित्य समारोह में भी मिले थे, तो उन्होंने बड़े अपने भाषण में बड़े तंज से कहा कि अशोक जी ने तो हमारी कहानी विल्डन अब्बा में इस्तेमाल कर ली। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा संजीव जी, इसके लिए कहानी का में आपका क्रेडिट भी है, इंस्पायर्ड बाय संजीव, आपको पैसे भी दिए गए हैं, जबकि आपकी कहानी का कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप चेक करवा लीजिए किसी से, आप चेक कर लीजिए। जमीन आसमान का फर्क है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तब संजीव जी थोड़ा नर्म पड़े, क्योंकि हम ऐसे है नहीं, हमारे अंदर ये चीज नहीं है, ना श्याम बेनेगल के अंदर ना मेरे अंदर कि हम किसी की चोरी कर लें। हम क्यों चोरी कर लें? हमारा दिमाग नहीं है क्या? श्याम बेनेगल के पास दिमाग नहीं है क्या? तो इस तरह से विवाद हो जाते हैं, लेकिन तीनों समझदार लोग थे, तीनों समझे बात को, और तीनों ने स्वीकार किया, तीनों ने कहा कि फिल्म अच्छी बनी है। तो ये खुशी हुई। तो इस तरह से ये कहानी मुझ तक पहुंची। हाँ अर्पण जी। कल हम लोगों ने अशोक जी वेलकम टू सज्जनपुर पर बात की, वहां भी डब्लू है। वेल्डन जी अब्बा, यहाँ भी जी डब्लू है। जी तो जी हमें एकता कपूर याद आ रही हैं। जी जी जी। और ये दोनों क्योंकि ही। हाँ, हाँ जी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, ऐसे टाइटल आपको याद आ रहे होंगे जो क से शुरू बिल्कुल। होते के हैं ना। फैक्टर। तो हाँ, के के फैक्टर। फैक्टर एकता कपूर का है, कोई डब्लू फैक्टर क्या काम करता है क्या अशोक जी मिश्र जी। के लिए? तो ऐसे फैक्टर पे हम लोग कतई विश्वास नहीं करते, न श्याम बाबू न मैं, क्योंकि एक बड़ी अंधविश्वासी किस्म की धारणा है ये। एक फिल्म अगर चल गई डब्लू से, तो चार फिल्मों का नाम डब्लू से ही रखेंगे जब तक वो फ्लॉप ना होने लग जाए। तो ये हम लोग इस पे नहीं पढ़ते। वो एक संयोग था कि वेल्डन अब्बा इसमें फिट बैठ रहा था टाइटल। हमने कई टाइटल सोचे थे, और वेलकम टू सज्जनपुर पे के भी कई टाइटल सोचे थे, लेकिन यूटीवी ने सजेस्ट किया था इसका नाम वेलकम टू सज्जनपुर रहिए रखिए, क्योंकि ये यूथ को बड़ा पसंद आएगा। और रिलायंस ने, अपर्णा थी उसमें, अपर्णा पुरोहित, आजकल हॉट स्टार में वो हेड है, तो अपर्णा थी उसमें। तो उन्होंने सजेस्ट किया इसका नाम वेल्डन अब्बा रखा जाए। तो हमने कहा ये भी नाम बड़ा अच्छा है, नहीं तो अब्बा का कुआं, तरह तरह के नाम थे उसमें, शाबाश अब्बा। तो उन्होंने कहा नहीं, वेल्डन अब्बा ज्यादा पब्लिक को पसंद आएगा। तो हमने कहा ठीक है। बस इससे ज्यादा उसमें कोई वो नहीं था, नहीं तो हम हर फिल्म के डब्लू से ही बनाते हैं ना बाद में भी। तो वो हमने नहीं किया ना, ऐसे अंधविश्वासों पे भरोसा है हमारा। जी अर्पण जी। जी बिल्कुल। नहीं, यह तो हमने बस चुटकी ली। जी 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 उसका भी थोड़ा आनंद लिया जाए। जी बिल्कुल। और यह जो इस तरह जो हिंदी अंग्रेजी को जो हम कई बार अपने एक दैनंदिन प्रयोग में भी अंग्रेजी का जी इस्तेमाल करते ही हैं, जी तो जी उससे भी जी कहीं ना कहीं टाइटल खिलता है। जी जी मसलन जी वेलकम टू सज्जनपुर, वहां भी एक खास तरह का जी जी। उसका एक राइट उसका राइट एक राइट। फ्लेवर आ जाता है। या बेल्डन अब्बा का भी एक हाँ हाँ एक हाँ। उसमें एक आधुनिकता के और कुछ जो मिलेनियम पीढ़ी जी है, जी इसके जी भी जी। टेस्ट आ जाते हैं। और तो इस पर क्या इंटरनेशनल कहें? ऑडियंस को भी, इंटरनेशनल ऑडियंस को भी कैच करता है वो, हाँ विदेशों के दर्शकों को। जी जी। तो नाम, फिल्मों के नाम को लेकर कितनी चर्चा होती है और कौन कौन लोग इसको जी जी डिसाइड करते हैं अंततः, जी जी डायरेक्टर और जी कौन कौन लोग वितरक या जो प्रोड्यूसर है। तो इस जी पर जी कुछ बात करें, इस फिल्म के संदर्भ में भी जी और कुछ जी अन्य फिल्मों के संदर्भ में भी। जी जी जी। जी देखिए, फिल्म का टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो जब भी कहीं कथा पढ़ाने जाता हूँ, स्क्रीन पे राइटिंग पढ़ाने जाता हूँ, तो उसमें मेरा एक चैप्टर ये भी होता है, टाइटल। किसी भी फिल्म का टाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसी से दर्शक उस फिल्म को देखने जाता है। जैसे चालू उदाहरण मैं आपको दूं,
कि भूत के पांव टेढ़े हैं, ऐसा कोई टाइटल रखे अगर कि भूत के पांव टेढ़े हैं, तो ये एक तरह की उत्सुकता जगाता है, दर्शक उसकी तरफ खींचते हैं, आकर्षित होते हैं। तो टाइटल, ऐसे बहुत सारे टाइटल आते हैं जो बड़े कैची होते हैं, जो आपको बुलाते हैं कि देखो मेरे को। लोग भी कहते हैं अच्छा इस टाइटल में ऐसा है तो क्या होगा यार इस फिल्म में, चलो देखते हैं। नदिया के पार, अब नदिया के पार जो भावनात्मक लोग हैं गांव से जुड़े हुए, उनको नदिया के पार एक वो दिखता है, विजुअल दिखता है, जहां अपनी प्रेमिका के साथ वो हैं। ऐसे बहुत सारी फिल्मों के टाइटल पे फिल्म की सफलता बहुत ज्यादा निर्भर करती है। तो टाइटल बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। ऐसे कहानी में भी होता है, अर्पण जी भी कहानी लिखते हैं तो उसके बाद वो टाइटल सोचते होंगे। हर लेखक टाइटल सोचता है। प्रेमचंद की कितने अच्छे टाइटल हैं, कफन, ईदगाह, बूढ़ी काकी। तो ये टाइटल का इम्पोर्टेंस होता है, और आपको फिल्म में तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इवन जैसे आप देखिए कि विनोद कुमार शुक्ल जी हैं राइटर, उनके टाइटल कितने आकर्षक होते हैं। वह आदमी चला गया गर्म कोट पहनकर विचार की तरह, ऐसा कुछ टाइटल है उनके कविता संग्रह का। दीवार में एक खिड़की रहती है, आहा हा क्या टाइटल है। तो टाइटल बहुत जरूरी होते हैं और उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो वेल डन अब्बा, वेलकम टू सज्जनपुर, समर, श्याम बाबू कभी भी जो भी फिल्म बनाते हैं वो, तो वो कहते हैं टाइटल सोचो इसका, सब लोग पूरी यूनिट सोचो। एक टेंटेटिव टाइटल रख लेते हैं काम करने के लिए हम लोग, जिसपे हम शूटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं सभी एक्टर्स को, टेक्नीशियंस को कि तुम लोग सोचो टाइटल, और जिसका भी टाइटल एक्सेप्ट होगा उसको उस जमाने में 500 रुपए दिया जाता था इनाम। तो सब लोग टाइटल सोचते रहते थे। समर का टाइटल भी बहुत सोचा गया। जबर मारे पर रोवे न दे, ऐसा मैंने टाइटल दिया था कि ताकतवर मारता है पर रोने की इजाजत नहीं देता। जबर मारे पर रोवे न दे, पर वो उन्होंने कहा कि नहीं ये टाइटल नहीं चलेगा। फिर करते 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 एक आदमी ने कहा इसका नाम समर रखिए। समर मतलब संघर्ष, युद्ध, लड़ाई। तो समर सबने एक्सेप्ट किया। ऐसे ही सारे टाइटल आते हैं इधर उधर से। वेलकम टू सज्जनपुर का नाम महादेव का सज्जनपुर रखा गया, पहले महादेव रखा। तो मैंने कहा श्याम बाबू महादेव नाम रखेंगे तो लोग समझेंगे धार्मिक फिल्म है, शंकर जी के ऊपर कोई फिल्म है। तो बोले हाँ ये भी बात है, तो क्यों ना महादेव का सज्जनपुर। मैंने कहा कि महादेव का सज्जनपुर फिर भी थोड़ा सा अलग लगेगा। बोले हाँ ये भी ठीक है। फिर कई लोगों ने और टाइटल सुझाए सुझाए, महादेव की प्रेम कहानी, या ऐसा तरह तरह के सुझाए गए। फिर यूटीवी वालों ने ये कहा कि इसका नाम वेलकम टू सज्जनपुर रखा जाए, कि सज्जनपुर को देखिए, आइए सज्जनपुर में स्वागत है। तो ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग चार्मिंग टाइटल था। ये कॉमेडी फिल्म को सूट भी बहुत करता था। तो इस तरह से हमने उसका टाइटल किया। वेल्डन अब्बा का भी ऐसे अपर्णा ने कहा कि ऐसा टाइटल रखें। तो टाइटल रखने में श्याम बेनेगल बहुत सोच विचार करते हैं। उनके सभी फिल्मों के टाइटल कमाल के हैं। निशांत, अंकुर, भूमिका, जुनून, मंथन, वेलकम टू सज्जनपुर, वेल्डन अब्बा, समर, सारे टाइटल उनके कमाल के हैं फिल्मों के। भूमिका, जुबेदा, कई करेक्टर्स के नाम पे भी टाइटल रखे हैं उन्होंने, और बड़ी खूबसूरत फिल्में बनाई हैं उनपे। तो इसलिए टाइटल को लेके मैं भी कॉन्शियस रहता हूँ, और हर राइटर को रहना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। जी, और कुछ आप बताइए अर्पण जी। जी जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। जी और यह भी बताएं, हम लोग पूर्व में भी आपसे बात की ही है और आज भी कर ही रहे हैं, जी आपके लिखने का तरीका क्या होता है? जी जी स्क्रीन प्ले लिखते हुए आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं?
और जी, उसकी जी, विधि क्या होती है, और जी, वह जी, आम कहानी लेखन जो हम लोग करते हैं जी, जी, साहित्य जी, में, उससे जी, भिन्न किस तरह है? जी, जी, जी। देखिए मैं जब भी कुछ आइडिया या तो कोई मुझे देता है, अर्पण जी कोई आइडिया दे सकते हैं कि भाई इस कहानी, इस आइडिया पे आप फ़िल्म डेवलप करिए, या श्याम बेनेगल दे सकते हैं या कोई भी दे सकता है। तो मैं उस आइडिया को डेवलप करने के लिए रिसर्च करने जाता हूँ। रिसर्च मेरा पहला काम होता है। रिसर्च के बिना मैं काम नहीं कर सकता, मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत अपने आप को अज्ञानी मानता हूँ। देश बहुत बड़ा है, हम उसको बिल्कुल नहीं समझते हैं। हमारी रोज़ की मुलाकात 3-4 लोगों से होती है और दुनिया में हज़ारों लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। तो हम बहुत कम जानते हैं अपनी दुनिया के बारे में। सुनी-सुनाई बातें रखते हैं, टीवी से कुछ देख लिया, अखबार से कुछ देख लिया, लेकिन सचमुच में हम अपने देश के बारे में, अपने लोगों के बारे में बहुत कम जानते हैं। जब तक आप बस्तर में नहीं रहेंगे, तो आप बस्तर को नहीं समझ सकते। आप संजीव बख्शी जी ने जो भूलन उपन्यास लिखा है, क्योंकि वो वहाँ रहते थे, आदिवासी गाँव में रहते थे। इसलिए उन्होंने कहा, उन्होंने एक और खूबसूरत कहानी लिखी है आदिवासियों की, कि वहाँ लाइट नहीं आ रही है। ये सब उन्होंने देखा है अपने आँख से, इसीलिए उनकी देखे हुए में सच्चाई है। तो मैं भी रिसर्च के बिना मैंने बहुत बड़े-बड़े प्रस्ताव ठुकरा दिए। बहुत बड़े डायरेक्टर्स ने मुझसे ऑफ़र किया था कि लिखिए आप हमारे लिए, जिसमें मधु चतुर्वेदी जी की लिख रही है मेरी सबसे पसंद की फ़िल्मों में एक, वेलकम टू सज्जनपुर। धन्यवाद मधु जी। मधु जी के बारे में मैं आपको बताऊँ कि बहुत कमाल की राइटर हैं। ये दुर्ग में रहती हैं और इनका लेखन अद्भुत है, मगर ये प्रचार-प्रसार से बहुत दूर रहती हैं। इनको साहित्य जगत में लोग नहीं जानते या नहीं जानना चाहते, क्योंकि ये बड़ी प्रतिभाशाली हैं। तो कायदे से मधु जी को इस प्रोग्राम में होना चाहिए, किसी एपिसोड में। इतनी अच्छी कहानीकार हैं वो। तो ख़ैर मधु जी का स्वागत है। तो मैं ये कह रहा था कि वेलकम टू सज्जनपुर में कहाँ पे थे हम लोग, अर्पण जी? बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है फिल्मों का स्क्रीन प्ले हाँ, और जो हाँ। साहित्य में कहानी जी, लेखन है, जी। इन दोनों में जी, जी, जी। किस तरह की भिन्नता है? याद आ गया। वो रिसर्च मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे एक बार राम गोपाल वर्मा जी ने मुझे बुलाया, सुप्रसिद्ध निर्देशक। उन्होंने कहा कि आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ और कई राइटर्स को मैंने ये आइडिया सुनाया, लेकिन कोई इसको डेवलप नहीं कर पा रहा है। तो मैं आपको, किसी ने मुझसे, मकरंद देशपांडे ने आपका नाम लिया। सत्या में मकरंद ने काम किया था उनकी फ़िल्म, मनोज बाजपेयी, मकरंद। तो मैं इस आइडिया को आपसे डेवलप कराना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, आइडिया बताइए आप। तो जो आइडिया उन्होंने बताया वो कमाल का था, कि 2 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, इनके 90% लोग एक-दूसरे को नहीं जानते, 10% लोग एक-दूसरे को जानते हैं। ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर, म्यूजिशियंस, ये 10-15% लोग एक-दूसरे को जानते हैं, कैपिटलिस्ट, पूंजीपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये एक-दूसरे को जानते हैं, 10-15% लोग। और इनमें अच्छी दोस्ती है। झगड़ते 85-90% लोग हैं। तो मैंने कहा सर बड़ा अच्छा आइडिया है। तो बोले लिखिए इसको। मैंने कहा सर मैं रिसर्च करने जाऊँगा। मुझे ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो आम जनता है, आम लोग हैं, वो हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। तो मेरे लिए वो जानना ज़रूरी है, अदरवाइज़ मैं कैसे, मैं नकली कहानी लिख दूँगा फिर मैं, जैसे कमर्शियल कहानियाँ होती हैं, गदर, सनी देओल की और भी ऐसी कहानियाँ आती हैं। तो उसमें सच्चाई नहीं आएगी और मज़ा ही नहीं आएगा और मेरे लिए लिखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जानकारी नहीं है। तो मैं वहाँ जाता हूँ पाकिस्तान, मैं वहाँ 5, 7, 10 दिन रहूँगा और मैं आपको, फिर मैं लिख सकता हूँ एक अच्छी फ़िल्म जिसको मैं समझता हूँ। तो वो बोले नहीं, 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 आप जाइए मत, अगर आप जाएँगे, लिखेंगे तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन का तत्व आ जाएगा। मैं कहा सर ये कोई तत्व जो आता है ना, वो ऐसे नहीं चला आता है।
अगर राइटर उसको नहीं आने देता है अगर, तो जबरन नहीं घुस जाएगा कि डॉक्यूमेंट्री लगने लगे। राइटर डायरेक्टर इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हमारी इजाजत के बिना वो कैसे कदम रख सकता है हमारी कहानी में कि डॉक्यूमेंटेशन लगने लगे। लेकिन वो बोले नहीं, आप अपनी कल्पना से लिखिए। तो मैं उस समय कुछ नहीं बोला, मैं चला आया। 4 5 7 दिन बाद उनका फोन आया कि आपने कुछ शुरू किया क्या लिखना। मैंने कहा सर मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, आई एम वेरी सॉरी, मैं नहीं लिख पाऊंगा, मैंने छोड़ दिया। ऐसे कई सारे ऑफर आते रहते हैं जो रिसर्च का इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते। उनके लिए एक नई सी बात होती है, रिसर्च करने जाएंगे। हमने तो इतनी फिल्म बनाई, कोई राइटर नहीं बोला कि रिसर्च करना है। आप रिसर्च कैसे करने जाएंगे। अभी हमने कटहल फिल्म बनाई है, मेरे बेटे यशोवर्धन ने डायरेक्ट किया है, नेटफ्लिक्स में आने वाली है मई में। तो हमने 1 1.5 महीने बुंदेलखंड का पूरा रिसर्च किया। गांव में गए, पुलिस वालों से मिले, अधिकारियों से मिले, ब्यूरोक्रेट से मिले, आम जनता से मिले। हमने बहुत सारी सामग्री इकट्ठा की, बहुत सारी कहानियां इकट्ठा की। और उससे बड़ा फायदा होता है, लिखना आसान हो जाता है, लिखना सही और सच्चा हो जाता है। तो मैं रिसर्च से शुरू करता हूँ और उसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ काम करता हूँ जो रिसर्च का इम्पोर्टेंस समझता हो। अदरवाइज मैं मना कर देता हूँ, चाहे जितनी बड़ी फिल्म हो। तो धनी राम प्रजापति बड़े अच्छे एक्टर हैं, काफी काम कर रहे हैं आजकल सिनेमा में। वो कह रहे हैं कि वेलकम टू सज्जन तो शानदार है ही, लेकिन विल्डन अब्बा मेरी फेवरेट फिल्म है। थैंक यू धनी राम जी। तो इस तरह से रिसर्च मेरा, तो उससे मेरा काफी काम बन जाता है, मुझे आइडियाज मिल जाते हैं, मुझे नए आइडिया मिल जाते हैं। मैं क्लीशे लिखना पसंद नहीं करता। अगर मैं एक डायलॉग किसी फिल्म में लिखा है मैंने, तो दोबारा वो कभी मेरी फिल्म में नहीं आएगा डायलॉग। बिल्कुल नए डायलॉग लिखता हूँ मैं हर फिल्म में, रिपीट नहीं करता अपने आप को, क्लीशे नहीं लिखता। कोई भी डायलॉग क्लीशे हो जाते हैं, जो चीज जड़ हो जाते हैं, उनको रिपीट नहीं करता हूँ, उससे बचता हूँ मैं। तो ये मेरे लिए जरूरी होता है कि जब मैं रिसर्च में जाता हूँ तो जिस बोली की को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, उसके लोगों से मैं संवाद करता हूँ, बातचीत करता हूँ। अब जैसे वेल्डन अब्बा के में मैं रिसर्च करने गया, तो आंध्र प्रदेश गया मैं, क्योंकि कहानी वहीं की है। अ, तो वहाँ के लोग हिंदी नहीं समझते, या बहुत कम समझते हैं, तेलुगु समझते हैं। तो उनसे बात करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, समझना बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने हैदराबादी लोगों से बात करता रहा, मैं टैक्सी वाले से, जिस टैक्सी में जा रहे हैं तो बात करना शुरू कर देते हैं। तो हैदराबादी लोग बहुत बातूनी होते हैं, खासकर टैक्सी ड्राइवर। तो मैं टेप करता जाता था उनकी बातचीत, कि कैसे बोल रहा है ये, क्या क्या मुहावरे इस्तेमाल कर रहा है, कहाँ कहाँ से चीजें लगा रहा है, क्या क्या अंदाज होता है बोली का। वो मैं इकट्ठा करता रहा। हैदराबादी फिल्में बड़ी अच्छी बनी हैं, हास्य फिल्में, वो मैं लेके आया अपने साथ। वो सब मैंने सुना, देखा। तो उसमें एक तरह की बोली हमने हैदराबादी डेवलप की, जो वहां बोली जाती है हैदराबाद के पास। फिर जहाँ कहानी घट रही है, उसका नाम, उस जगह का नाम हमने रखा है चीकट पल्ली। पल्ली मतलब होता है पुरा या पुर, रायपुर। ऐसे पल्ली मतलब कस्बा, गांव, है ना। तो चीकट पल्ली, पल्ली में चीकट मतलब अंधेरी, चीकट मतलब अंधेरा, अंधेरा। तो चिकट पल्ली का एक तरह से अर्थ हुआ अंधेर नगरी। इस सचमुच में वहां एक गांव है चिकटपल्ली, हैदराबाद के पास। तो चिकटपल्ली कितना अच्छा नाम मिला मेरे को वहां जाने से। ये फिल्म एक तरह की अंधेर नगरी को ही बता रही है कि यहाँ क्या हो रहा है जो। तो ये नाम मिल जाते हैं आपको बड़े कमाल कमाल के। लोगों के नाम मैं लिखता रहता हूँ, गाँवों के नाम मैं नोट करता जाता हूँ, और उनका बखूबी इस्तेमाल करता हूँ। नाम रखता हूँ तरह तरह लोगों के। तो हर नाम भी बोलना चाहिए, सामान्य नाम नहीं होना चाहिए, नामों में भी कुछ बात होनी चाहिए, खासियत खासियत होनी चाहिए करेक्टर की। किस चरित्र को कौन सा नाम सूट करता है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये रिसर्च से बड़ा फायदा होता है। तो वो मेरा पहला चरण होता है, रिसर्च। और मैं भरा पूरा लौटता हूँ। तभी लौटता हूँ जब मेरा काम पूरा, मुझे लगे कि हाँ मुझे बहुत सारी चीजें मिल गई हैं, अब मैं इसको
पिरो सकता हूँ अपनी कहानी में। तो ये एक अच्छी बिगिनिंग करने के लिए अच्छा मुझे वो मिल जाता है, ओपनिंग करने के लिए मैच को, खेल को, सिनेमा को ओपन करने के लिए मुझे एक अच्छा खाद्य सामग्री मिल जाती है और मैं निश्चिंत होकर लिखना शुरू करता हूँ। फिर मुझे लिखने के दौरान वो लोग याद आते हैं जो कैसे बोलते थे, उनका अंदाज क्या था, तो उस अंदाज को मैं लाने की कोशिश करता हूँ। मसलन समझ लीजिए कि अज्ञे जी की एक कविता है असाध्य वीणा, राकेश साहू उसका बहुत अच्छा पाठ करते हैं असाध्य वीणा का। तो असाध्य वीणा में यही है कि एक वीणा है जो बज नहीं रही है, तो एक जंगली आदमी आता है, बड़े बड़े बाल कंबल ओढ़ा हुआ, और वो बैठता है, कहता है मैं इसको बजा के दिखाऊंगा। और बड़े बड़े हार चुके हैं लोग, बजा नहीं पाए वीणा को, तो ये बजाना शुरू करता है, तो ये ध्यान करता है जंगल का, पेड़ का, वहां बहने वाली हवाओं का, वहां की नदी की का कलकल, वहां की पंछी की चहचहाहट, वहां हिरणों के खुर की आवाज, रगड़ पेड़ में हिरण रगड़ रहे हैं, फिर गर्जना बाघ की, जितनी ध्वनियां होती हैं, पानी टप टप टपकना। अज्ञे जी की बड़ी खूबसूरत कविता है वो। तो इन सबको वो ध्यान में रख के बजाता है वो, और जब बजाता है तो चमत्कार होता है। राजा को लगता है कि उसको राजपाट वैभव और बढ़ गया, मंत्री को लगता है वो राजा बन गया, रानी को अपनी इच्छाओं की पूर्ति लगती है। तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि मैं वो बहुत सारी चीजें इकट्ठा करूँ, सोच समझ में कंसंट्रेट करूँ, फिर उस पे, उस सब्जेक्ट पे, उस जगह पे। मुझे वो जगहें याद आती हैं जहाँ मैं गया था, मुझे वो लोग आते हैं जहाँ मैं खाना खाया था, जिस टैक्सी में बैठा था। और टैक्सी में मैंने काफी सफर किया था वहाँ रिसर्च के दौरान, हैदराबाद में, और हैदराबाद से आगे गाँव में। तो इसीलिए मैंने कहानी में एक टैक्सी ड्राइवर रखा है, जिसकी कहानी है, रहमान नाम का बंदा है एक, बड़ा ही नेक शरीफ अच्छा इंसान है, और अ, मजहबी आदमी है, सब मानता है धर्म कर्म को। और वो टैक्सी ड्राइवर की कहानी रखी है मैंने कहा कि मेरे नायक जो होते हैं वो छोटे लोग होते हैं, व्यवसाय उनका छोटा होता है, पर वाकई वो होते बहुत बड़े इंसान हैं, सारे के सारे मेरे पास, जो छोटे तबके से आते हैं पर इंसान बड़े होते हैं, इंसानियत उनमें बहुत बड़ी होती है। तो इसमें मैंने एक टैक्सी ड्राइवर को रखा जिसकी कहानी है। फिर जब ये कहानी में डेवलप कर रहा था, तो अचानक मुझे लगा कि इसमें डबल रोल का अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। मैंने श्याम बाबू से बात किया, क्योंकि अमूमन डबल रोल का इस्तेमाल कमर्शियल किस्म के डायरेक्टर ज्यादा करते हैं। श्रीदेवी की फिल्म आई थी, गोविंदा की फिल्म आई थी, डबल रोल की बहुत सारी फिल्म आई, दिलीप कुमार की आई थी। तो मैंने श्याम बाबू से थोड़ा संकोच से पूछा कि श्याम बाबू, इसमें हम लोग डबल रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, बमन के, बमन ईरानी काम कर रहा है, डबल में बड़ा अच्छा लगेगा। तो श्याम बाबू हाँ बोले, हाँ क्यों नहीं कर सकते। मैंने कहा सर, शेक्सपियर जब कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हाँ बोले, जरूर कर सकते हैं, अगर तुम ऐसा डेवलप करो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने डबल रोल सोचा। और दूसरा उसका भाई जो बनाया वो भी बमन ही कर रहा था, वो बहुत ही कमीना आदमी है, ये जितना अच्छा है वो उतना बुरा है। तो बड़ा अच्छा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता था दोनों के बीच में। उसकी बीवी मैंने इला अरुण को बना दिया था, और बमन की लड़की है मुस्कान, जो मिनिषा लांबा ने किया था। उसकी शादी की बातचीत चल रही है, तो उसकी शादी के लिए आता है बार बार वहां से, बम्बई से छुट्टी लेके, और यहाँ के पचड़ों में फंस जाता है गांव के, और एक लोन ले लेता है कुआं खुदवाने के लिए, कपिल धारा योजना के तहत, जो शासकीय योजना थी उस समय, कांग्रेस का राज था तब। तो कपिल धारा योजना के तहत वो लोन ले लेता है बैंक से, और कैसे उस लोन में फंस जाता है वो, कैसा करप्शन होता है। तो ये फिल्म करप्शन पे बड़ी कमाल की फिल्म है, कि करप्शन कैसे और कितने स्तरों पे होता है, कैसे एक आम आदमी को फंसाया जाता है लोन के चक्कर में, कि उसने जो भी 40,000 रुपये उसको मिला था कुआं खुदवाने के लिए, अभी उसके हाथ में आया 30,000, 10,000 उन लोगों ने ले लिया।
फिर अगला इंस्टॉलमेंट में फिर काट लिया पैसा, ऐसा फिर काट लिया, तो उसके हाथ में कुछ नहीं आता पैसा, और कुआं खुदवा ही नहीं पाता। लेकिन इंजीनियर आके रिपोर्ट, पहले सरपंच आके रिपोर्ट देता है कि कुआं खुद गया है, बहुत अच्छा है, और ये कुआं बहुत पानी दे रहा है। फिर इंजीनियर आके रिपोर्ट देता है कि कुआं बहुत अच्छा है, खुद गया है, ये है, वो सारा कागजातों में, फाइल में है कि कुआं खुद गया है और उसका पानी बहुत मीठा है। लेकिन अरमान कहता है मेरा कुआं तो खुदा ही नहीं, और उल्टा मुझे लोन चुकाना पड़ रहा है। तो फिर उसकी लड़की दिमाग लगाती है, वो टैलेंटेड रहती है, वो कैसे क्या क्या पेश रचती है बमन के साथ मिलके कि गवर्नमेंट को फटाफट कुआं खुदवाना पड़ता है वहां, और कुआं खुदता है उनका। पार्लियामेंट तक में चर्चा हो जाती है इस बात की। तो एक भ्रष्टाचार पे बड़ी अच्छी कहानी है ये। मजे की बात यह है कि ये करप्शन जो है, ये कई जगह होता रहता है, आपने भी सुना होगा कि फाइलों में है। तो मतलब ये कहानी व्यापक कहानी है, ये किसी एक की कहानी नहीं है, ये समाज की कहानी है। इसको कौन लिखता है ये अलग बात होती है, कैसे लिखता है ये अलग बात होती है, इस पे तो और कहानियां बनेंगी, इस पे तो और फिल्में बनना चाहिए। तो यूपी के पार्लियामेंट में इसकी चर्चा हुई फिल्म की कि कुआं चोरी चला गया, फाइलों में है। महाराष्ट्र में चर्चा हुई विधान सभा में कि वहाँ एक बावड़ियां होती हैं, पुरानी बावड़ियां ने कुएं, पुरानी बावड़ियां होती हैं, और एक बावड़ी के नाम पे हर साल करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए निकाले जाते थे मेंटेनेंस के लिए। और वहां बहुत पहले किसी बड़े आदमी का बंगला बन चुका था, वो बावड़ी खत्म ही हो चुकी थी, मगर पैसा निकल रहा था उसके नाम पे। ऐसी बहुत जगह से घटनाएं हुई हैं ये, और होती रहती हैं। तो भ्रष्टाचार पे अमूमन हमारे यहाँ फिल्में नहीं बनती, कम बनती हैं। करप्शन किस तरह से होता है, किन स्तरों पे होता है, जानिए। अभी तो यारों के बाद मेरे ख्याल से अच्छी फिल्म कहा जाए तो वेल्डन अब्बा ही थी। अच्छा, वेल्डन अब्बा की खूबी ये थी, जैसा कि हर फिल्म की हमारी खूबी होती है, मेरी राइटिंग की और श्याम बाबू के डायरेक्शन की, इससे कोई राजनीतिक दल उस तरह से बुरा नहीं मानता। तो इस फिल्म की तारीफ अडवाणी जी ने भी बहुत की। ये अपने रवि किशन उनको फ्लाइट में मिल गए, तो अडवाणी जी ने कहा यार तुम्हारी फिल्म बड़ी अच्छी है यार, वेल्डन अब्बा कमाल की है। फिर शीला दीक्षित उस समय मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो बड़ी सिनेमची थी, उन्होंने वो फिल्म देखी वेल्डन अब्बा, तो बड़ी खुश हुई। उन्होंने सोनिया जी को दिखाया वो फिल्म उनके घर में, तो सभी लोगों ने तारीफ किया, क्योंकि एक सच्चाई अगर आप दिखाते हैं तो दलगत राजनीति से ऊपर हो जाती है। जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा, ये किसी एक शासक पे नहीं है, ये हर शासक पे है, दुनिया के हर शासक पे है, आप उस पर रोक नहीं लगा सकते। तो ऐसी ही वेल्डन अब्बा या एक अच्छी राजनीतिक फिल्म भी होती है, तो हर किसी को एक मकसद के साथ बनाई जाती है, और वो मकसद को पूरा करने के लिए लोग सोचें, सोचना बहुत जरूरी है। ऐसी फिल्म नहीं होना चाहिए जिसका राजनीतिज्ञों पर कोई असर नहीं पड़ता। बनाते हैं लोग पॉलिटिक्स पे फिल्म, लेकिन वो ऐसी फिल्में होती हैं जिसमें दांत नहीं होते, दंत विहीन होती हैं वो फिल्म। राजनीतिज्ञों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं अरे ये क्या है, तो इससे थोड़ी कुछ हमारा बिगड़ने वाला है। लेकिन हम एक राजनीतिक दृष्टि के साथ फिल्म बनाते हैं, हम चाहते हैं कि फर्क पड़े इससे, लेकिन उनको बुरा ना लगे, उनको सोच समझ उनकी बढ़े, उनको दिखे कि अच्छा करप्शन ऐसे होता है, ये इन इन स्तरों पे होता है, और उसके ये ट्रिक होते हैं, और कैसे भोले लोग उसमें फंस जाते हैं, नादान लोग उसमें फंस जाते हैं। तो इस मामले में वेल्डन अब्बा की सफलता बड़ी उत्साहवर्धक थी। और जी अर्पण जी। जी बिल्कुल। अच्छी बात हुई इस बहाने भी। और एक बात जो आप शुरू में कह रहे थे उस पर बात तो हुई, लेकिन फिर बात कहीं और बदल गई, चली और कहीं और चली गई। जी जी। जब आपने यह कहा कि राम गोपाल वर्मा जी ने जब आपको
रिसर्च पर जाने देने के लिए उस तरह से सहमति नहीं व्यक्त की, जी और आप नहीं जा पाए और आपको आइडिया भी नहीं सूझा। तो जी ऐसे जी कुछ और उदाहरण भी हैं कि जहां फिल्म डायरेक्टर्स ने आपसे संपर्क किया और आप रिसर्च को एक अपने लेखन का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं, तो जी जी उन लोगों ने इसको बहुत आवश्यक नहीं समझा और फिर आप जी उस जी कार्य को नहीं कर पाए। ऐसे कुछ जी और उदाहरण भी हैं। जी जी जी। सुधा शुक्ला जी लिख रही हैं कि विल्डन अब्बा एक सराहनीय फिल्म है। धन्यवाद सुधा जी। अशोक जी ने जितने भी फिल्में लिखी हैं वो जमीन से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ जी हाँ, ये आपने सही पकड़ा है। तो और भी ऐसे निर्देशक मिले, जैसे जगमोहन मुंदड़ा जी थे स्वर्गीय। तो वो बवंडर फिल्म बना रहे थे नंदिता दास और रघुवीर यादव को लेके, और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप लिखिए, ये कहानी है और ये रिसर्च मटेरियल मेरे पास बहुत सारा है इसका। मतलब मैंने भौरी देवी जिसके साथ रेप हुआ था, अ, वो उसके बारे में हर डाटा मेरे पास है, हर अखबार की कटिंग मेरे पास है, कोर्ट का पूरा प्रोसीजर मेरे पास है। चाइना वो गई थी तो उसका क्या स्वागत कैसे हुआ था, क्या रिपोर्टिंग हुई थी, ये सब मेरे पास है। तो रिसर्च वर्क मेरे पास पर्याप्त है। और उन्होंने मुझे बड़ा पुलिंदा दे दिया कि आप पढ़िए इसको, क्योंकि मैंने कहा था मैं रिसर्च में जाना चाहता हूँ। तो मैंने उसको पढ़ा, काफी डिटेल में मैंने टाइम भी लिया और उसको अच्छे से पढ़ा मैंने। फिर मैंने जग मोहन जी से कहा कि जग जी, मैंने पढ़ लिया है पूरा, लेकिन भौरी जो देवी जिंदा है और उनके ऊपर ये जाती हुई थी, रेप हुआ था उनके साथ, गैंग रेप हुआ था। तो मैं उनसे मिलना तो जरूर चाहूंगा, उनसे मिले बिना मेरी कहानी में दम नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप उससे मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ एनजीओ हैं जो उनके साथ काम कर रहे हैं, और उनको अगर ये पता चला कि फिल्म बन रही है तो वो अनाप शनाप पैसा मांग सकते हैं, जो मेरे पास है नहीं। छोटे बजट की फिल्म बना रहा हूं मैं, तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा, तो आप मिल नहीं सकते उससे। तो मैंने कहा, जग जी, मैं ये किसी को नहीं पता चलने दूंगा कि मैं फिल्म लेखक हूं और फिल्म बन रही है, और मैं फिल्म के बारे में जानने आया हूं आपसे मौरी देवी, ये नहीं पता चलने दूंगा। मैं अज्ञात आदमी की तरह वहां जाऊंगा, उनसे मिलूंगा और उनसे बात करूंगा। तो फिर जग जी काफी बोले, हाँ गए, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए अशोक जी। मगर नहीं चलेगा, मेरा वादा है। अब मैं जयपुर पहुंचा। जयपुर से मैंने कुल गांव के लिए टैक्सी की। कुल नहीं, कुछ और उस गांव का नाम था जो भौरी देवी का गांव था। वहां मैं पहुंचा, और वहां कुछ बच्चे कुछ बूढ़े बैठे हुए थे। मैं टैक्सी से उतरा, मैंने कहा भौरी देवी का घर किधर है। मेरे बोलते ही कई सारे हाथ एक घर की तरफ उठे, उधर है। मतलब वो गांव में इतनी पॉपुलर हो गई थी कि सैकड़ों हाथ उठ गए उसके नाम पे। फिर मैं उसके घर पहुंचा। उस दिन राखी थी। भौरी देवी भी शायद सुन रही हो इस कार्यक्रम को, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनके साहस को प्रणाम करता हूँ और उनके परिवार को प्रणाम करता हूँ। तो मैं उनके घर पहुंचा, तो उस दिन राखी थी। तो मैं अपने साथ राखी और मिठाई का डब्बा ले गया था। तो भौरी देवी ने बिठाया मुझे खाट में बाहर। बोले, बोले बोलो बाबा, भाया भाया, बोलो। तो मैं बताया कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैं आपसे राखी बंधवाने आया हूँ, कि आप एक बड़ी साहसी बहन है मेरी। तो बड़ी खुश हो गई और उसने मुझे राखी बांधी, हम लोगों ने मिठाई खाई। फिर उसने कहा, भाया खाना खा के जाओ। तो खाना बनाने लग गई वो, और मैं उनसे कहानी पूछने लग गया कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो भंवरी देवी और उसका हस्बैंड, जिसके सामने, आंखों के सामने रेप किया था इन लोगों ने, उसको बांध दिया था, और उसके बच्चे, दो बच्चे थे, लड़के लड़की, उन लोग थे वहां पे। तो सब ने मिलके अपने अपनी तरह से वो कहानी मुझे सुनाई, जो इतने सारे रिसर्च पेपर में नहीं थी,
क्योंकि वो सच्ची न्यूआंसेस जो उन्होंने दे रहे थे, मतलब सिहरन होती थी उनकी बातें सुन के, जो रिसर्च पेपर में कहाँ से आएगा। कोर्ट के बयान, कोर्ट का उसका बोलने का अंदाज, सब वो उसके साथ बोलती थी। जब बोलती थी तो उससे मूड में आ जाती थी वो, कोर्ट में कैसे बात कर रही है। उसमें किसी वकील ने पूछा कि जब तेरे साथ बलात्कार हो रहा था तो तेरे अंदर गीलापन आया था क्या? तो बोली तू अपने बहन और माँ से पूछना जाके कि जब ऐसा कोई कुछ करता है तो गीलापन आता है कि खून निकलता है। ये उसने कोर्ट में बोला था। ऐसे कई डायलॉग उसने बोले थे, और कई डायलॉग मुझे बताते हुए बोल रही थी। मैं फिर कहूंगा कि वो सब मैं रजिस्टर कर रहा था। और वंडर में जो भी चीज आपको अच्छी लगेगी वो सब भौरी देवी और उसके पति और उसके बच्चों का बोला हुआ है। मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है। मेरा योगदान यही है कि मैंने उसको जस का तस लिखने का काम किया है, जो वर्क करता है, क्योंकि वो सच्चाई है, वो दिल से निकली हुई बात है। उसमें कुछ कसक है, कुछ पीड़ा है, कुछ दर्द है। ये मुझे नहीं समझ में आता अगर मैं रिसर्च में नहीं जाता तो ये रिसर्च में जाने से ये सब बड़े फायदे होते हैं। और इस तरह से और भी मौके आए, कुछ बड़े निर्देशकों ने भी मुझे कहा लिखने के लिए, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो इस दुनिया में है नहीं, तो मैं नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन वो रिसर्च के नाम से लोग रिसर्च की कदर नहीं करते हैं। उनको लगता है इससे बहुत रियलिस्टिक कहानी हो जाएगी, और मैं रियलिस्टिक ही लिखता हूँ। जैसे सर्कस बन रहा था, अजीज मिर्जा हमारे बड़े अच्छे अजीज भाई, अ, बड़े फिल्म निर्देशक और बड़े रूमानी किस्म के फिल्म निर्देशक, जिन्होंने जो शाहरुख खान को फिल्म में लेके आए। शाहरुख खान उनकी वजह से शाहरुख खान बने। पहले बार शाहरुख खान के ने उनके साथ काम किया था, हीरो बनाया था उन्होंने। तो वो सर्कस पे एक सीरियल बना रहे थे, तो मेरे से उन्होंने कहा कि अशोक लिखो। तो मैंने कहा सर रिसर्च के बिना मैं नहीं लिखूंगा। तो बोले चलो चलते हैं रिसर्च में। और हम रिसर्च पे, अडोनी नाम का एक गांव है हैदराबाद के पास, वहां सर्कस लगा था। उस सर्कस में हम लोग 10 दिन रहे। वहीं रहते थे, वहीं खाते थे, रेलवे स्टेशन में एक रिटायरिंग रूम में रहते थे हम लोग। चरण भाई भी हैं, बड़ी खुशी की बात है। कह रहे कि ये मास्टर क्लास है एक तरह से, वेरी एनरिचिंग। थैंक यू चरण भाई। तो हम तमाम तरह का रिसर्च करते रहे। फिर रिसर्च करके आने के बाद जो लिखने की बात हुई, इसमें भी रिसर्च के लिए अजीत भाई भी मेरे साथ चले गए थे, तो बड़ा अच्छा हुआ। मगर जो मैं लिख रहा था वो उनसे अलग था। वो उसको एक हीरो हीरोइन की रोमांटिक कहानी बनाना चाहते थे, और मैंने देखा था कि सर्कस में लड़के लड़कियां मिल ही नहीं पाते हैं। उनका रोमांस भी बहुत अलग तरीके से होता है। मैंने पूछा कि जब आप मिलते ही नहीं हैं तो आप लोग का प्रेम कैसे करते हैं? आप लोग प्रेम नहीं करते क्या? तो बोले करते हैं प्रेम। जब हम ऊपर वो झूल रहते हैं झूला, तो चिट्ठियों का आदान प्रदान करते हैं। जब हम रिंग में आने लगते हैं और गाउन उतारते हैं तो उस गाउन में चिट्ठियां रहती थी, हैं हमारी, प्रेम पत्र रहते हैं। हम हाथों का स्पर्श करते हैं एक दूसरे के, लटकते झूलते हुए। तो ये उनकी सच्चाई थी। और अजीज भाई उसको कह रहे थे कि मैं हीरो है एक, और एक लड़की हीरोइन है, उनका प्रेम कहानी बनाना चाहता हूँ। तो मेरे को नहीं जम रहा था। तो मैंने उनसे साफ कहा कि अजीज भाई आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी समझ पे नहीं वो कर रहा हूँ, ये भी एक तरीका है काम करने का, लेकिन वो मेरा तरीका नहीं है। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि जो रिसर्च करके मैं आया, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो मैंने वो काम करना ही छोड़ दिया। मैंने कहा फिर रिसर्च का क्या फायदा है? तो ये इस तरह से अनुभव होते रहते हैं। रिसर्च को लोग फालतू का खर्चा समझते हैं। जैसे देवी अहिल्या में ये नचिकेत पटवर्धन ने कहा कि आप क्या करेंगे वहां जाके, देवी अहिल्या के जमाने की कहानी है और आपको संवाद लिखना है। मैं कहा नहीं, फिर भी मुझे वहां जाना है। मैं गया वहां और मैंने पाया कि वहां की बोली क्या है, आज की तारीख में बोली क्या है। अगर आज की तारीख में ऐसी है तो ओरिजिनल कैसी रही होगी, ये कल्पना किया मैंने। तो मैंने पाया कि मल्टीलिंगुअल कल्चर था, कॉस्मोपोलिटियन सिटी थी माहेश्वर।
तो कई बोलियां और भाषाएं मैंने इस्तेमाल किया। तो ये जरूरी होता है, रिसर्च जरूरी होता है, उससे आपको एक दुनिया मिलती है बढ़िया। और भी लोगों को इस क्षेत्र में जो आए हैं सिनेमा में, उनको मैं यही सलाह देता हूँ कि जाने समझें फिर लिखें। तो विल्डन अब्बा का भी रिसर्च बड़ा अनोखा था मेरा। बहुत सारी चीजें तो हैदराबादी में मैंने कलेक्ट कर ली थी, बहुत सारी चीज तेलुगु में लोग बोल रहे थे, तो तेलुगु में वो क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनके भाव मुझे समझ में आ रहे थे। एक आदमी मैंने देखा, वो टेलीफोन में, पुराने समय में टेलीफोन एसटीडी वगैरह होते थे, तो उसमें किसी से झगड़ा कर रहा है फोन में चिल्ला चिल्ला के। मैंने उसको शूट कर लिया, और उस झगड़े से मुझे समझ में आ रहा था, भाषा समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन ये समझ में आ रहा था कि क्या हुआ होगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पैसा ले लिया और दे नहीं रहा है, तो चिल्ला रहा है। तो जब किसी ऐसे दुख की अभिव्यक्ति होती है, तो वो विजुअली भी समझ में आ जाती है। तो वो उस तरह का सीन भी हमने डाला है फिल्म में। और एक अच्छी फिल्म है बेल्टन अब्बा, जिसको नेशनल अवार्ड भी मिला, बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू, इस सब्जेक्ट पे उसको नेशनल अवार्ड भी मिला अभी। जी अर्पण जी, और कुछ बताइए। जी, कई विषय हैं, कई जी जी प्रश्न हैं, और जी मैं जी जी श्रोताओं से भी प्रश्न आमंत्रित करता हूं कि उनके जी जी पास भी जो प्रश्न हो वे पूछे। जी जी फिलहाल जी चूंकि रिसर्च पर बात हुई और आपने उसे उसके बारे में बात की और बेल्डन अब्बा से भी उसको जोड़ा, एक जी जी सवाल जो रिसर्च से जुड़ा हुआ ही है और जिसकी ओर शंका, एप्रीहेंशन डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा जी ने भी जताई थी, वह यह कि भाई अगर इतना रिसर्च करके आओगे तो फिल्म डॉक्यूमेंट्री ना हो जाए। और आपने यह बात कही कि कैसे होगी, डायरेक्टर हैं, लेखक हैं, जब हम नहीं चाहेंगे तो हमारा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्री का रूप कैसे ले लेगा। करेक्ट आप यह करेक्ट। बताइए कि जब आप रिसर्च करते हैं जी जी तो उसको लिखते हुए यह कैसे ध्यान रखते हैं कि यह डॉक्यूमेंट्री न बने, किन किन जी चीजों जी को छोड़ते चले जाते हैं, जी क्योंकि जी जी रिसर्च एक बड़ा काम हो गया। कोई जी फिल्म, जी हम जी जानते हैं कि 2.5 घंटे की फिल्म सिर्फ 2.5 घंटे की नहीं होती है, वह तो जी एडिट टेबल पर 2.5 घंटे की बनती है, उसकी शूटिंग ज्यादा लंबी होती है। तो रिसर्च जी भी बड़ा हिस्सा बन जाता है, बड़े उसमें आख्यान आ जाते हैं। तो जी जी एक लेखक भी अपने रिसर्च को कहीं ना कहीं काट रहा होता है, एडिट कर रहा होता है, जिस तरह जी से जी फिल्म के एडिटर एडिट कर रहे होते हैं। तो ऐसी जी क्या जी क्या चीजें आप छोड़ते हैं, उदाहरण के जी जी साथ बात करें कि बेल्डन अब्बा जी में आपने क्या क्या चीजें छोड़ दी या दूसरी जी फिल्मों में क्या क्या छोड़ दी, और जी जी डॉक्यूमेंट्री न बनाने के लिए क्या ध्यान रखते हैं, जी। डॉक्यूमेंट्री न देखिए, बने इसके लिए क्या जी ध्यान जी, रखते हैं। जी देखिए डॉक्यूमेंट्री से डरना नहीं चाहिए। अगर कोई चीज डॉक्यूमेंट्री बन रही है तो ये अवगुण नहीं है। हमारे यहाँ इसको अवगुण माना जाता है कि कोई चीज इतनी सच्ची लग रही है कि लगे डॉक्यूमेंट्री है। अभी डॉक्यूमेंट्री की वजह से ही इंडिया को ऑस्कर अवार्ड मिला है ना। तो डॉक्यूमेंट्री एक बहुत अच्छा माध्यम है, विधा है, और सिनेमाकारों को देखना चाहिए कि उनकी फिल्में में कितनी सच्चाई आ सकती है। तो उसको मैं उतना बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट्री का अपना एक डिपार्टमेंट है, अपना एक स्टाइल है, अपना वैसा वैसा फिल्म नहीं लगना चाहिए। फिल्म में एक्टर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्री में एक्टर नहीं होते, रियल करेक्टर होते हैं। लेकिन फिल्म में एक्टर्स होते हैं, उनके बीच के रिलेशनशिप होते हैं, तनाव होता है, क्लाइमेक्स होता है, बिगनिंग होता है, मिडिल होता है, प्रॉपर स्क्रीन प्ले होता है उसका, जो डॉक्यूमेंट्री में उस तरह से नहीं होता है। तो अगर डॉक्यूमेंट्री जैसी लगने लगे, मतलब वैसा लगने लगे, तो गलत है। और फिल्म लगती है, उसमें डॉक्यूमेंट्री की सच्चाई आती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं होती। रही मेरे रखने और छोड़ने की बात, तो वो मुझे पता चल जाता है कि ये चीजें मेरे काम की हैं, ये कहानी के साथ चलेंगी, कहानी के समर्थन में ये चीजें हैं, तो मैं उनको छांट लेता हूँ। और बाकी चीजें मैं निकाल देता हूँ, कई बार अच्छी चीजें भी निकाल देता हूँ क्योंकि उसमें फिट नहीं बैठ रही हैं। ऐसा एडिटिंग करना पड़ता है किसी भी राइटर को, अच्छी चीजें भी छोड़ देना पड़ता है। अब एग्जैक्टली मुझे उदाहरण नहीं आ रहा है कि मैं क्या चीज छोड़ा था,
और क्या चीज मैंने रखा था रिजल्ट से। पर एक सामान्य स्टाइल ये है, तरीका ये है शैली काम करने की, कि आप कुछ चीजें छोड़ देते हैं जो आपके काम की नहीं है, जो आपके काम की हैं आप उसको इस्तेमाल करते चलते हैं। जैसे मैंने आपको एक बताया कि एक आदमी झगड़ा कर रहा था टेलीफोन पे, वो एक दृश्य था जो सच्चा दृश्य था, जिसको आप डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं। लेकिन मेरे लिए वो जरूरी था कि आदमी के इस दौर में एक आदमी के तनाव को दिखाना, जो राष्ट्रीय तनाव है एक तरह का देखा जाए तो वो एक आपको प्रेरित करता है। और डॉक्यूमेंट्री जैसा कि मैंने कहा कि हो ही नहीं सकता अगर आप न चाहें तो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर लोग इससे डरते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आप देखिए हॉलीवुड की तमाम फिल्में होती हैं वो इतनी सच्ची लगती हैं, लगता है हाँ यार ये डॉक्यूमेंट्री ये है क्या। अब जैसे एक फिल्म और अभी आई थी, अ, अ, जो भी जिंदा है, उसका नाम अंग्रेजी में कुछ है, वो सांस लेते हैं, ऐसा कुछ उसका हिंदी टाइटल है, अंग्रेजी में भी कुछ अच्छा टाइटल है। वो भी ऑस्कर में गई थी, लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री में। वो भी बड़ी कमाल की डॉक्यूमेंट्री है। उसमें दो तीन लड़के हैं दिल्ली में जो चील पकड़ते हैं, घायल चीलों को लाते हैं और उनका इलाज करते हैं। अब ये एक विषय है जिस पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाया। वो उसके लिए 3 साल तक उनको ऑब्जर्व करते रहे, 3 साल तक शूट करते रहे उनके साथ, उन लड़कों के साथ, डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले उनके घर में रहे, उनका काम देखते रहे वो। और धीरे धीरे वो उनके आदी हो गए, जो चील पकड़ने वाले लोग थे वो उनके आदी हो गए। पहले पहले उनको अटपटा लगता था काम करने में, पर धीरे धीरे वो आदी हो गए इन लोगों के साथ रह के। अब उनको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, वो अपने ढंग से काम करते रहते थे। उसको उन्होंने शूट किया। उसमें बहुत सारी जगह उस पे तो ये भी कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि अरे ये क्रिएटेड डॉक्यूमेंट्री है, मतलब इसमें कुछ सीन क्रिएट किए गए हैं, डॉक्यूमेंट्री का यथार्थ नहीं है इसमें, और ये ऑस्कर में जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि हमने क्रिएट नहीं किया है कुछ भी, हम कैमरा लगा के बैठे रहते थे उनके घर में। हमको मालूम था इतने टाइम में ये आदमी ऐसे आता है साइकिल से, इसके पास ये झोला होता है, ये होता है। तो वो हमने उसको वैसे शूट किया। तो ये एक तरीका है काम करने का, और वो फिल्म का भी मजा देती है। और मेरी फिल्मों में आपको लगेगा ऐसा कि मैं यथार्थ के बहुत करीब रहता हूँ, ताकि वो सच्ची सच्चाई लगे, झूठ ना लगे, काल्पनिक कहानी न लगे। हालांकि हर कहानी काल्पनिक होती है, जो यथार्थ से मटेरियल लेती है, सामग्री लेती है, और उसको कल्पना का उसमें वो डाल के, तत्व डाल के उसको रोचक बनाती है, ज्ञानवर्धक बनाती है, मनोरंजक बनाती है। तो कल्पनाशीलता लेखक की जरूरी होती है। निर्देशक की कल्पनाशीलता फिर होती है कि वो उसको कैसे चित्रित कर रहा है। तो श्याम बाबू अनोखे हैं उसके लिए। फिर सिनेमाटोग्राफर की कल्पनाशीलता होती है कि वो उसको कैसे देख रहा है। तो कई स्तरों पे सिनेमा घूमता है। कोई एक आदमी सिनेमा में दावा नहीं कर सकता कि मैंने, मेरी वजह से ये फिल्म ऐसी बनी है। हर स्तर पे सिनेमा, कोई फिल्म नया रूप लेती है, नए तरह से रची जाती है, क्रिएट की जाती है। तो ये एक मतलब महत्वपूर्ण था। वेल्डन अब्बा में भी ऐसे ही हुआ। अभी मैं कुछ और आपको व्यक्तिगत अनुभव भी बताना चाहूंगा इस फिल्म में, कि हमने स्क्रिप्ट में बहुत बहुत काम किया। श्याम बाबू के साथ यही खूबी है कि उनके साथ स्क्रिप्ट में बहुत काम करना पड़ता है। मतलब एक ड्राफ्ट, दो ड्राफ्ट, तीन ड्राफ्ट, चार ड्राफ्ट, पांच ड्राफ्ट, जब तक संतुष्ट ना हो जाए वो, तब तक आपको उनके साथ लिखना पड़ता है। और जब तक आप संतुष्ट ना हो जाए, तो एक हमारा रिलेशन ऐसा था कि हम आंखों से एक दूसरे की बातें समझते हैं, श्याम बाबू और मैं। और भी लोगों के साथ श्याम बाबू से जिनका, जो उनकी यूनिट में रहते हैं, जैसे चरण भाई हैं, रवि झांकर हैं, और भी एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, सब आंखों से श्याम बाबू की भाषा समझते हैं कि वो क्या चाहते हैं। फट से समझ में आ जाता है उनके साथ रहने वालों को, मुझे भी समझ में आ जाता है। तो विल्डन अब्बा के दौरान भी यही होता था कि हमारी समझ, आपसी समझ
और हास्य का पुट। हम दोनों बहुत हंसोड़ आदमी हैं, हम हंसाते हैं एक दूसरे को। लिखते लिखते श्याम बाबू, मैं जब उनको सुनाता था तो बहुत हंसते थे। कभी चाय छलक जाती थी, कभी कुछ होता था। और हमको जो कलाकार मिले वो भी अद्भुत थे। इला अरुण, अद्भुत कलाकार हो अपनी तरह की, जबरदस्त एक्ट्रेस हैं वो। बमन ईरानी कमाल के एक्टर हैं। और भी लोग, रवि झांकल भी थे, यशपाल शर्मा भी थे, और तमाम लोग थे उसमें। तो जब वो ये हो गया बमन के साथ, तो पहले दिन शूटिंग में बमन आए तो बहुत नर्वस थे वो। श्याम बाबू का से बड़े वो थे, आक्रांत थे उनके व्यक्तित्व से। अरे बाप रे, इतने बड़े निर्देशक के साथ काम कर रहा हूं मैं, ऐसा कुछ था उनके दिमाग में। तो उनको बड़ी दिक्कत हुई शूटिंग में। वो रीटेक पे रीटेक देने लग गए और नर्वस हो गए। अब इतना बड़ा कलाकार हो, एक तो वो हैदराबादी बोली थी जिसके अभ्यस्त नहीं थे वो, तो उनको दिक्कत होने लग गई। तो श्याम बाबू ने कहा एक ब्रेक ले लेते हैं अपन, थोड़ी देर का, आधा पौन घंटे का ब्रेक लेते हैं बमन, गो एंड रिलैक्स। तो बमन अपने वेनिटी वैन में चले गए, मेरे को बुला लिए कि अशोक गारू आप भी आओ। और बोले मैं क्या करूं बताओ आप मेरे को। वेनिटी वैन में उन्होंने पहले एक सिगार पीते हैं, वो एक खास किस्म का सिगार रहता है उनका, तो मुझे भी एक सिगार दिया। हम दोनों सिगार पीने लग गए हम लोग। तो मैंने कहा कि बमन गारू आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए पहले तो। श्याम बाबू बहुत प्यारे आदमी हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और आप उसको बोल सकते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं। ऐसा करके मैंने उनको एक रिलैक्स किया, एनर्जी दी। उसके बाद जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो कमाल का किया उन्होंने, तालियां बजने लगी सेट पे। तो बमन एक लाजवाब अभिनेता है, आपने उनका काम देखा है कई फिल्मों में। फिर उसका डबल रोल था तो उसको उन्होंने बिल्कुल अलग कैरेक्टर बनाया। एक एक कमीन मुस्लिम भाई का। और इस तरह से अब मिनिशा लांबा ने बहुत अच्छी हैदराबादी बोली है उसमें, बमन ने बहुत अच्छी हैदराबादी बोली है। रवि किशन उसमें है। अब रवि किशन बिहार के हैं, गोरखपुर के हैं, गोरखपुर के हैं रवि किशन। तो वो मैंने कहा श्याम बाबू अब रवि को ले रहे हैं तो रवि तो फिट नहीं बैठेगा हैदराबादी इस कल्चर में। तो श्याम बाबू ने कहा कि ऐसा नहीं होता है। जो इंजीनियर वगैरह होते हैं ना, वो कई प्रदेश से आए हुए भी होते हैं। तो ये गोरखपुर से आया हुआ है, बिहार से आया हुआ है, ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि आपके शहर में सारे शहर उसी शहर के लोग थोड़ी रहते हैं। कोई मद्रास से आया हुआ भी रहता है, कोई जलंधर से आया हुआ भी रहता है। तो अपना इसको वो जो जैसा बोलते हैं वैसे ही बोलने दो। तो रवि किशन और सोनाली बेंद्रे थी उसमें, दोनों का कमाल के सीन है उसमें फिल्म में, आप देखेंगे कि करप्ट इंजीनियर क्या होता है और रवि किशन ने कैसे उसको वो किया, डेवलप किया है। और मैंने उसमें एक चीज डाली थी बड़ी अच्छी, कि वो जो इंजीनियर है रवि किशन, वो उसको ऑब्सेशन है इस बात का कि उसके उसकी वाइफ के ब्रेस्ट बड़े होने चाहिए, उसके स्तन बड़े होने चाहिए। ये उसको बहुत ज्यादा वो है। और उसको लगता है उसकी वाइफ के स्तन उतने बड़े नहीं है, ये उसका टेंशन है। एक समस्या डाली मैंने, देखी। तो उसके लिए ऑपरेशन कराने के लिए वो पैसे जुटा रहा है, जिसके लिए वो करप्शन कर रहा है। देखिए करप्शन का कहाँ कहाँ से क्या क्या स्रोत होते हैं, और क्यों आदमी कहाँ कहाँ पे किस लिए करप्शन करता है। ये इस वजह से करप्शन कर रहे हैं भाई साहब। फिर चरण भाई हमारे बैठे हुए हैं, इन्होंने इसमें काफी बढ़िया रोल किया है। चंद्रकला जी नमस्कार, आप आई, बड़ी खुशी हो रही है देख के आपको। तो चरण भाई ने उसमें एक बड़ा अच्छा रोल किया है, एक ब्यूरोक्रेट का। चरण भाई हैदराबाद के हैं, अभी कनाडा में बस गए हैं, पर उन दिनों हैदराबाद में थे। तो वो चरण भाई ने हैदराबादी उसमें कमाल की बोली है, और इतना अच्छा एटीट्यूड दिखाया है एक ब्यूरोक्रेट का, एक आदमी के लिए। आप फिल्म देखेंगे तो आप तालियां बजाएंगे।
फिर उसमें एक सज्जन और थे जिनको मैं सलाम करूंगा, याद करूंगा, हो सकता है चरण भाई को उनका नाम भी याद हो। वो जो शख्स थे, वो जो अभिनेता थे, वो श्याम बाबू की पहली फिल्म में काम किए थे, दूसरे निशांत में, दूसरी फिल्म में निशांत में काम किए थे, जिसमें शबाना आजमी वो बच्चे थे छोटे, बहुत ही छोटा बच्चा था वो, 1 साल 2 साल का, जिसका टॉयलेट साफ कर रही है, ऐसा सीन था। उसके बाद वो सीधे वेल्डन अब्बा में काम कर रहे थे श्याम बाबू के साथ, और एक ऑफिसर बने थे वो भी, जो शोषण कर रहा है। मतलब एक, जब वो बिल्कुल छोटा बच्चा था और एक बड़ा हो गया। अब उसके बाद शूटिंग में उन्होंने बड़ा अच्छा सीन किया, कमाल का अभिनय किया उन्होंने। फिर बन पोस्ट प्रोडक्शन में टाइम लगता है, 3 महीना 4 महीना 6 महीना, फिल्म की एडिटिंग, डबिंग, तमाम काम होते हैं। तो फिल्म बनने से पहले लेट रहमान, हाँ ये रहमान नाम था उनका, जो शख्स थे, चरण भाई ने याद दिलाया, तो वो रिलीज होने से पहले उनकी डेथ हो गई। मतलब वो फिल्म को देख भी नहीं पाए। देखिए कैसी विडंबना होती है जीवन की, वो देख भी नहीं पाया उसको। एक और अच्छा प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ, कि जब हमने पूरी फिल्म लिख ली और बमन ईरानी को सुना भी दिया, अब हम लोग ठहरे थे रामू जी राव स्टूडियो है जो हैदराबाद में, वहाँ के, वहाँ होटल भी है, वहाँ हम लोग ठहरे थे। तो बमन ने मुझे अपने कमरे में इनवाइट किया, पार्टी दी, आइए गारू, हम लोग ड्रिंक करते हैं। तो गारू एक संबोधन होता है तेलुगु में, जिसका मतलब होता है श्रीमान। जैसे मैं कहूँ अर्पण गारू, वहां गारू बाद में लगाया जाता है। श्रीमान अशोक हमारे यहाँ पहले लगाया जाएगा, श्रीमान, वहां गारू बाद में लगाया जाता है। तो फिल्म में भी ये शब्द यूज हुआ है, गारू। तो बमन मुझे गारू बोलते हैं, और मैं भी उनको गारू बोलता हूँ अभी भी। तो उन्होंने कहा अशोक गारू आइए ना मेरे रूम में। अब मैं उनके रूम में बैठा गया, तो कुछ और दोस्त यार बैठे थे हम लोग, और हम लोग ड्रिंक विंक कर रहे थे। फिर बमन ने कहा कि अशोक गारू मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं कहे, आप पहले पक्का वादा कीजिए कि आप मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे, मतलब अतिरिक्त पोलाइट। अरे मैं कहा नहीं मानूंगा, आप बोलिए तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इसका एंड मुझे टच नहीं कर रहा है, तो फिल्म का एंड है, मुझे छू नहीं रहा है मेरे दिल को। तो आप ऐसा, आप कुछ सोच सकते हैं कि क्या इस बारे में? अदरवाइज जो आपने लिखा है मैं वही कर दूंगा, लेकिन सच्चाई में बता रहा हूँ कि इसका एंड मुझे मेरे दिल को छू नहीं रहा है। तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, क्योंकि शूटिंग चल रही थी भाई। तो फिर भी मैंने कहा ठीक है, मैं सोचता हूँ इस बारे में कि क्या हो सकता है। अब मैं अपने रूम में आ गया। अब मेरी नींद हराम हो गई रात की। मुझे लगा यार बमन ने ऐसा बोला है, तो कुछ तो बात है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि राइटर और डायरेक्टर भर समझदार होते हैं, अभिनेता भी समझदार होते हैं। वो जीनियस एक्टर भी हैं हमारे यहाँ जो समझदार होते हैं। तो उनकी बात को भी तवज्जो देना चाहिए एक राइटर को। ये नहीं कि मैंने जो लिख दिया है वो ब्रह्मा की लकीर है, इसको आपको यही करना पड़ेगा, नहीं। तो उन्होंने ऐसा बोला, तो मैं सोचता रहा रात भर, और सवेरे उठते उठते मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। तो मैंने बमन को बताया ये कि गारू ऐसा ऐसा एक आइडिया आया है, जिसमें उसका कुआं नहीं खुद रहा है, वो भटक रहा है कार्यालय में, इधर से उधर उधर से उधर, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो वो ऐलान करता है कि अब तभी वो पानी पिएगा जब उसकी बॉडी का पानी ही पिएगा वो, नहीं तो बिना पानी पिए मर जाएगा। और वो फास्ट में चला जाता है। तो बमन ने कहा कि ये बहुत बढ़िया आइडिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये आइडिया, श्याम बाबू से बात करते हैं। श्याम बाबू से हमने बात किया, श्याम बाबू ने कहा बहुत ही अच्छा आइडिया है, इसमें एक हीरोइज्म दिखता है, एंड में काम दिखता है। तो ये हमने उसको ठीक किया, हमने उसको बनाया। ऐसा भी होता है सिनेमा में, हमारे भारतीय सिनेमा में तो ऐसा भी होता ही होता है। विदेशी सिनेमा में भले स्क्रिप्ट जो एक बार लिखी गई उसको फिर बदलते नहीं वो नॉर्मली, उस पर बहुत सोच विचार करके बनाते हैं।
लेकिन हमारे हिंदुस्तान में कई बार ऐसा नहीं होता है। तो ये इसका एक अच्छा उदाहरण था कि बमन ने मुझे कैसे उत्प्रेरित किया और कैसे उसकी वजह से फिल्म का एंड और बहुत बढ़िया हो गया, पहले से कहीं अच्छा हो गया। तो इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। फिर इम्प्रोवाइजेशन एक चीज होती है जो आप जानते हैं, तात्कालिक अभिनय या आशु अभिनय। तो मैं अपनी राइटिंग में नॉर्मली छूट देता हूँ एक्टर्स को कि आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कुछ जगह डायलॉग जोड़ सकते हैं आप, थोड़े बहुत। क्योंकि कई बार एक्टर भी बड़े अच्छे डायलॉग जोड़ देते हैं, जिसका क्रेडिट मुझे मिलता है कि राइटर ने लिखा है डायलॉग, जबकि लिखा होता है एक्टर ने। तो वेलकम टू सज्जनपुर में भी मैंने छूट दी थी, लेकिन कंट्रोल में छूट दी थी मैंने, कि ज्यादा इम्प्रोवाइज मत करने लगना करके, थोड़ा थोड़ा जहाँ जरूरत है तभी। पर वेल्डन अब्बा में मैंने थोड़ी ज्यादा छूट दे दी। श्याम बाबू ने भी छूट दे दी। श्याम बाबू अपने एक्टर्स को बहुत छूट देते हैं कि करो, तुमको जैसा करना है, अच्छा करो, मगर तुमको मजा आया, हमको मजा आया। तो एक्टर्स ने भी उसमें डायलॉग जोड़ना शुरू कर दिया। अब इला अरुण डायलॉग जोड़ती थी तो सीन बड़ा हो जाता है, मगर वो इतने अच्छे डायलॉग जोड़ती थी कि उसको काट भी नहीं सकते। ऐसे बमन करने लग गए तो वो फिल्म थोड़ी लंबी हो गई। थी मजेदार पर लंबी हो गई, फिर उसको हम काटने में लग गए, तो वो चीज खराब होने लगती है इससे। तो फिर मुझे लगा कि अरे यार, ऐसे ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन की छूट नहीं होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन एक तलवार की धार पे चलने वाली बात होती है। थोड़ा सा ऐसे हुए तो उसका असर ऐसे पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसा हुआ तो ऐसा असर पड़ेगा। पर ये भी एक अनुभव मैंने सीखा कि अच्छा, आप उसके डायलॉग देखिए, कमाल के हैं। कमाल का इधर ने इम्प्रोवाइज किया है, बोमन ने इम्प्रोवाइज किया है, रवि किशन ने, ये सब ही करने लगते हैं अगर उनको छूट मिल जाती है तो ये एक अच्छा अनुभव मेरे लिए रहा वेल्डन अब्बा। और अ, बड़ी साफ सुथरी राजनीतिक मनोरंजक फिल्म है ये, भ्रष्टाचार पे, जो एक बड़ी जीवंत समस्या है देश की, कि भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पे होता है हमारे यहाँ, और उसको हम सब एक्सेप्ट करते जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हमारी लाइफ का पार्ट है। पर उससे नुकसान क्या क्या होता है, खासकर आम आदमी को, गांव के लोगों को, अशिक्षित लोगों को, जो अपने लिए लड़ नहीं पाते हैं, उनको किस तरह से ठगा जाता है भ्रष्टाचार के नाम पे। कई चक्कर लगवाएंगे पुलिस थाने में, सेल्स टैक्स ऑफिस में, कहीं भी ऑफिस में आपका काम अटका हो, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में कुछ बिल ठीक करवाना हो लाइट का, 4 चक्कर लगवाएंगे आपसे। फिर कुछ पैसा भी मांगते हैं अनाप शनाप, जो आपको देना पड़ता है। तो ये करप्शन पे और भी फिल्में बननी चाहिए, क्योंकि ये समस्या एक कोढ़ है, एक तरह का रोग है ये, घातक रोग है, और ये जल्दी ठीक नहीं होता अगर लग जाता है तो। इसके लिए सदियों प्रयास करना पड़ता है। क्योंकि ऐसे ही हम सुनते थे भारतेंदु के जमाने में, युग में, ऐसे हम अन्य साहित्यकारों की रचनाओं में देखते हैं कि करप्शन कैसे स्थान रखता है अपने समाज में। तो कुल मिला के बमन की वजह से, श्याम बाबू की राजनीतिक साहित्यिक सामाजिक समझ की वजह से, मिनीषा लांबा की वजह से, सबका अभिनय अद्भुत है। फिर इसमें ललित तिवारी का अभिनय बहुत अच्छा है, वो कमाल के अभिनेता हैं, उनको भी मैं याद करूंगा। चरण भाई का नाम लिया ही मैंने, और भी बहुत सारे एक्टर हैं, आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या परफॉर्मेंस है इसमें। राजन कोठारी की सिनेमेटोग्राफी बहुत सुंदर है, संगीत बड़ा सुंदर है इसका। मैंने इसमें भी 3 गाने लिखे हैं, 3 स्वानंद किरकिरे ने लिखे हैं इसमें भी। तो कुल मिला के एक बड़ा मीठा अनुभव रहा विल्डन अब्बा। लगा कि ऐसी फिल्में बनती रहना चाहिए, और अच्छा लगा कि उसको नेशनल अवार्ड मिला। उसकी चर्चा हुई कि ये फिल्म बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म है, राजनेताओं को बड़ी पसंद आई, ब्यूरोक्रेट्स को बहुत पसंद आई। मेरे पास कहाँ कहाँ से फोन फोन नहीं आया। मेरे पास अहमदनगर के पास से फोन आया एक एसपी का, क्योंकि उसमें पुलिस का भी एक ट्रिक है कहानी में, कैसे पुलिस वाले परेशान रहते हैं घर से और ऊपर वाले लोगों से। तो उसने बहुत खुश हुआ, वो कहता कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा चित्रण किया है। तो ये
जब आप इस तरह की फिल्में लिखते हैं तो आपको संतोष होता है, और ये फिल्में स्थायी हो जाती हैं, स्थायी महत्व की फिल्में हैं ये कभी भी पुरानी नहीं पड़ेंगी जब तक करप्शन खत्म नहीं होगा, और करप्शन कभी खत्म होने वाला नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। तो तब तक इसकी प्रासंगिकता भी बनी रहेगी। तो वेल्डन अब्बा को भी मैं श्याम बाबू की एक क्लासिक फिल्म का ही दर्जा देता हूँ, और हास्य फिल्म है, हास्य व्यंग की बहुत अच्छी फिल्म है, डबल रोल की एक और नया अंदाज है। आपने बहुत सारी डबल रोल की फिल्में एंजॉय की हैं, तो वेल्डन अब्बा भी आप एंजॉय कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है अर्पण जी, और किसी मित्र को कोई सवाल पूछना हो तो पूछे। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा। जी 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 बिल्कुल। जी और जब आप पॉलिटिकल और प्रशासनिक सटायर की बात कर रहे हैं, कैसे उस पर चुटकी ली गई है इस फिल्म में, तो मैं यहाँ पर एक पुस्तक को दिखलाना चाह रहा हूं। आप भी संभवतः इसे देखकर और इसके बारे में जानकर प्रसन्न होंगे, क्योंकि यह एक फिल्मकार की और एक फिल्म लेखक की भी उपलब्धि है कि कैसे कोई एक बड़ा लेखक पत्रकार उसकी फिल्म की चर्चा अपनी पुस्तक में करे। मित्रों, जी मेरे सामने आप जो है किताब देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, आहा, वो कहीं गलती से कुछ और आ गया, मैं एक बार फिर से लाता हूं। यह जो है मार्क टली की पुस्तक है, मार्क टली की पुस्तक है नॉन स्टॉप इंडिया। तो नॉन स्टॉप इंडिया में एक अध्याय ही मार्क टली मित्रों इस फिल्म से भी शुरू करते हैं। ये अच्छा वही मार्क टली हैं जो आप जानते हैं कि नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया जैसी जी बेहद चर्चित पुस्तक लिखते हैं। तो जी अभी जी हम जी फिलहाल इस किताब को स्क्रीन पर दिखला रहे हैं, नॉन स्टॉप इंडिया की, जो पेंगुइन से आई, मार्क टली की। इसमें एक अध्याय है बिल्डिंग कम्युनिटीज। तो अशोक जी, बिल्डिंग जी कम्युनिटीज अध्याय की शुरुआत वे इसी फिल्म के उदाहरण से करते हैं, इसी फिल्म की बात करते हुए करते हैं। तो मैं उसकी जी कुछ जी एक पंक्तियां पढ़ता हूं, अंग्रेजी में जी यह पुस्तक है, जी जी मैं पढ़ता हूं। जी मार्क टली लिखते हैं, मैं अब इस कवर को यहीं पे हटा रहा हूं, इसी पुस्तक से है, नॉन स्टॉप जी इंडिया से। वे जी लिखते हैं मार्क टली कि एनीवन हु वॉचेज मुंबई और बॉलीवुड मूवीज will notice how the industry has picked up an Indian's awareness that all is not well, when it comes to governance. There have been a series of satirical films mocking politicians, civil servants, and sometimes journalists. जी One of the most entertaining is Well Done Abba, a satire on the वाह functioning of government in rural areas, made by one of India's most talented and respected directors, Shyam Benegal. In राइट one scene, a father and daughter arrive at a rural police station to report an unusual theft. Their well has been stolen. मुझे जी याद है, आगे वो जी जी पूरी वो जो फिल्म की कहानी है, संवाद है, वह सब जी लिखते हैं अपनी भाषा में मार्क जी टली। जी मुझे याद है कि आपने यह बात आज के वक्तव्य की शुरुआत में भी कही जी कि जी जी कैसे फिर उनकी बेटी होशियारी दिखलाती है। हाँ उनका लोन लिया, लोन जी के जी पैसे चुकाने हैं, वो तो बाद की जी बात है। जी सारे पैसे उन लोगों ने हड़प लिए, कुआं भी नहीं बना। तो फिर वो कैसे होशियारी दिखाती है जी उनकी बेटी, जब वह जी जी थाने में जाकर इसकी रिपोर्ट करती है। तो बहुत ही हाँ मजेदार वहां पर एक पॉइंट आता है, ये अंग्रेजी में लिख रहे हैं कि जो पुलिस इंस्पेक्टर है वह चिल्लाता है कि कोई तुम्हारा कुआं, ये कोई पुलिस स्टेशन है, कोई ल्यूनेटिक असाइलम नहीं है, कोई पागल खाना नहीं है कि जब कुआं एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वह घूम नहीं सकती, वह एक हाँ स्थिर संपत्ति जी है। अचल तो अचल संपत्ति है वो। अचल संपत्ति है, तो वह कहीं से कहीं कैसे जा सकती है? इट कांट वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
तो वो जो राइट। लड़की जवाब देती है, मैं बताओ राइटर आपको सैल्यूट करता हूं। वो जी लड़की जी कहती है, डोंट यू नो दैट द स्टार्स, द अर्थ एंड द मून आर इन कांस्टेंट मूवमेंट, एंड इफ दे कैन मूव, व्हाई नॉट अ वेल। राइट राइट। जब यह पृथ्वी और यह चंद्रमा जी 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 और ये सब जी घूम जी। रहे हैं, कांस्टेंट मूवमेंट में है, जब ये घूम सकते हैं तो कुआं क्यों नहीं घूम सकता है। जी जी जी, ये लिखा और था फिर वो आपने। पूरी, जी जी, तो यह एक ऐसा दृश्य है कि जिसको एक मार्क टली जैसा एक बेहद प्रबुद्ध लेखक, जी जी पत्रकार जी इसको शामिल करता है। जी और जी अंत जी में जी। यह बात होती है कि पुलिस जो है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए मजबूर हो जाती है। हाँ। और यह पता चलता है कि नहीं, सिर्फ इसका ही कुआं नहीं, ये जो पिता और पुत्री का कुआं ही नहीं, बल्कि इस स्कीम के अंतर्गत, जिस स्कीम की आप चर्चा कर रहे थे, बने हुए सारे कुएं चोरी गए हैं। हाँ। Villagers take to the streets हाँ, in protest, shouting, "Our हाँ, wells are not being stolen, and the जी police is sleeping." जी Sorry, जी। our wells are being stolen, and the police is sleeping. The issue turns into a political storm, हाँ, debated in the assembly, and हाँ, राइट threatening the minister's position. इस तरह राइट। से वो पूरी कहानी कहते हैं। मैंने बीच बीच में कुछ वाह वाह हिस्से छोड़ दिए हैं। वाह तो वाह वाह। इस तरह से मार्क टली ने इस फिल्म की नोटिस ली, और वो जी आगे जी लिखते हैं अशोक जी कि जी वेल्डन अब्बा इज जी। हाईली इंटरटेनिंग। यह हाँ। बहुत ही यस। मनोरंजक फिल्म है। क्यों? नॉट ओनली बिकॉज द एक्टर्स टाइमिंग इज परफेक्ट, बट हाँ। बिकॉज द स्टोरी लाइन इज सो क्लोज टू द ट्रूथ। वाह वाह क्योंकि वाह। यह जो कहानी है वो सच्चाई के बेहद करीब है, जिसके जी लिए जी अशोक मिश्र जी इतनी देर से और इन 3 दिनों में बल दे रहे हैं, जिन बातों पर, जी जी रिसर्च जी जी पर, यथार्थ के करीब जाने पर, और जिस जी। बात को मार्क टली यहाँ पर अपनी ओर से रख रहे हैं, उसको फोकस कर रहे हैं कि दिस फिल्म इज हाईली इंटरटेनिंग, नॉट ओनली बिकॉज द एक्टर्स टाइमिंग इज परफेक्ट, but because the storyline is so close to the truth. वे आगे लिखते वाह हैं, although all the wells existed on paper, not one had been dug, because at each stage in the bureaucratic um, paper chase, the bureaucrats had to be paid to move the file, and so in the end, there was no money left for the wells. What is known in corrupt bureaucratic parlance as ghost works were created. कोई भूत का काम हो, as ghost works were created. वे आगे लिखते हैं, जी जी, वे आगे एक हिस्सा और पढ़ता हूं फिर आपको सुनता हूं। वे आगे जी। लिखते हैं, द स्टोरी ऑफ वेल्डन अब्बा is an example of the kind of misgovernance the American academic Lance Pritchett had in mind when he wrote a paper in 2008 entitled, "Is India a Failing State?" Deters on the 4-lane highway to modernization. In my view, the answer to that question is yes. India is failing because, as Pritchett says, फिर वो उसको कोट करते हैं उस एकेडमिक को, कि द कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी इज बिग। कहीं ना कहीं हम यह कमजोर हैं, हम अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट कराने में, एंड इन मेनी डोमेन्स इट इज नॉट ऑब्वियस, इट इज इम्प्रूविंग इन पुलिस, टैक्स कलेक्शन, education, health, power, water supply. In nearly every routine service, there is rampant absenteeism, indifference, incompetence, and corruption. राइट राइट। तो इस फिल्म के बहाने से वे जी बहुत जी सारी बातें करते हैं। जाहिर है कि उनका अध्ययन जी इस विषय, इस फिल्म पर जी नहीं जी है, बल्कि जी जी। भारत की सामाजिक राजनीतिक समस्याओं को करेक्ट। बताने के लिए वे इस फिल्म का भी हवाला लेते हैं। और एक राइट राइट। लास्ट लाइन, और बहुत सारी चीजें उन्होंने कही हैं, एक और हिस्सा जी पढ़ता हूं, 2-3 वाक्य। जी जी वे आगे लिखते हैं, नो वेयर इज इट
more obvious that India is a failing state than in the countryside where Shyam Benegal set his film and the majority of Indians still live. Nowhere is Lant Pritchard's diagnosis that India's head is no longer reliably connected via nerves and sinews to its own limbs more accurate. तो गांव में जिस तरह से जाकर यह पूरी कहानी अशोक मिश्र जी लेकर आते हैं और श्याम बेनेगल अपने डायरेक्शन में इसको रखते हैं, तो इसके बहाने से भी यह पूरी घटना समझ में आती है। इसलिए भी शुरू में भी अशोक जी ने यह बात कही कि करप्शन को लेकर अभी कई और चीजें बननी चाहिए। और कल भी आपने एक बहुत ही मार्मिक बात कही थी, जहां तक मुझे याद है, कल नहीं शायद परसों आपने कही थी कि क्या अच्छा हो कि समर जैसी फिल्म अप्रासंगिक हो जाए, उसका कोई अर्थ नहीं रहे, उसका कोई रेलेवेंस नहीं रहे, हमारा समाज इस तरह से जाति विहीन समाज बन जाए। क्या अच्छा हो कि हमारा समाज करप्शन फ्री समाज बन जाए, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बन जाए, जहां इस तरह की फिल्म, वेल्डन अब्बा जैसी फिल्म भी अपना रेलेवेंस खो दे। कोई लेखक अगर यह कहता है लिखने के बाद, कोई डायरेक्टर अगर यह कहता है इस फिल्म को बनाने के बाद, तो कितनी बड़ी बात है कि वह दिल से यह चाहता है कि इस तरह की समस्याओं पर लोगों की सिर्फ नजर न जाए, बल्कि कुछ ऐसी चीजें हों, कुछ इस तरह से पारदर्शिता आए लेन देन में, मनी ट्रांसफर में। और कई चीजें हुई भी हैं, जब हम खातों में ट्रांसफर कर रहे हैं, जब हम रुपए कैश नहीं दे रहे, जब सीधे बेनिफिशियरी के खाते में पैसे जा रहे हैं, कई चीजें हो रही हैं। जब डिजिटल भारत के रूप में भी हम देखें तो एक बड़े हिस्से तक हम क्रमशः कुछ यात्रा कर रहे हैं इस एविल से मुक्त होने के लिए, मगर अभी बहुत दूर तक इस दिशा में आगे बढ़ना है। तो मुझे लगा कि जब आप इस राजनीतिक प्रशासनिक व्यंग की बात कर रहे थे इस फिल्म को लेकर, तो क्यों नहीं मार्क टली की इस किताब की भी कुछ चर्चा कर ली जाए। जी अशोक जी। तो मेरे ख्याल से अभी हम लोग को समापन की तरफ बढ़ना चाहिए अर्पण जी। जी जी बिल्कुल, और हमारे पास कुछ एक चित्र हैं, हम उसको देख लें। जी 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 हम इस वाले वीडियो को अंत में देखेंगे, उसके पूर्व हम कुछ एक चित्र जो इस फिल्म से ही जुड़े हुए दृश्यों के हैं वह देख लेते हैं, और फिर हम इसको देखें। इन विजुअल्स को लेकर भी कुछ कहें अशोक जी। ये मिनीषा लांबा और बमन ईरानी हैं यहाँ पे। ये इंटरवल पॉइंट है फिल्म का, यहाँ पे फिल्म इंटरवल होती है जिसमें वो बड़ा उदास है और टूट गया है बमन, और उसकी बेटी कहती है कि अब्बा हमारा कुआं तो खुदा है। तो कहता है कहाँ खुदा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, मैं तो यहीं पे बैठा हूँ। तो कहे देखो यहाँ पे खुदा है, यहाँ पे सरपंच ने ऐसा बोला है, यहाँ पे इंजीनियर ने ये बोला है, वो उसको फाइल दिखा रही है। और फिर इंटरवल होता है और अगले सीन में उन लोग पुलिस थाने में है, जिसका अर्पण जी ने जिक्र किया, रिपोर्ट लिखवाने गए। तो अभी हम हाल ही में विमेंस डे से गुजरे हैं। 8 मार्च को हम सभी लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया और तमाम तरह की चर्चाएं हुई। यहाँ भी एक पुत्री कैसे अपने पिता का संबल बनती है, कैसे वह अपने कॉमन सेंस से, कैसे वह अपने शार्पनेस से उस समस्या से अपने पिता को निकालती है, उस पीड़ा से अपने पिता को निकालती है, जिस पीड़ा में वह आकर फंस चुका है, जिस पीड़ा में आकर वह लोनी बन चुका है, ऋणी बन चुका है, और जिस चीज के लिए ऋणी बना है वह चीज भी उसके पास नहीं आई, वह कुआं भी उसके हिस्से नहीं आया। तो ये विमेंस डे के रूप में भी मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण इसका एक रेलेवेंस है। जब आज हम 16 मार्च को चर्चा कर रहे हैं, लगभग एक सप्ताह पूर्व हम विमेंस डे से होकर बाहर आए हैं, या अभी भी उसके प्रभाव में है। तो एक स्त्री, एक लड़की की जो सशक्त उसकी भूमिका रखी बतौर लेखक अशोक मिश्र जी ने, मुझे लगता है कि यह भी कहीं न कहीं, चाहे वह जाने अनजाने हो, मगर एक लेखक की दृष्टि उस पर गई, यह भी एक बेहद उल्लेखनीय बात है।
क्योंकि श्याम बाबू जो हैं वो स्त्री चरित्रों को बहुत अच्छे से रखते हैं अपनी सारी फिल्मों में। जी स्त्रियां बहुत पावरफुल ढंग से उनकी फिल्मों में आई हैं, भूमिका हो, बिल्कुल निशांत हो, अंकुर बिल्कुल। हो, तमाम जी फिल्मों में। और मैं जी भी स्त्रियों के प्रति एक संवेदना रखता हूँ। तो मुझे लगता है कि स्त्रियां भी बहुत तेज दिमाग की होती हैं। मैं कभी ये नहीं मानता कि वो पुरुष से कम दिमाग की होती हैं, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो गांव की हो। समझदार बहुत होती हैं वो, उनकी समझदारी पे कभी मुझे शक नहीं होता है। कि पुरुष कहीं बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनकी भी उतनी समझ होती है, उतनी सोच होती है। अवसर मिलने की बात होती है, जो किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। तो मैं तो अपने देश की स्त्रियों को सैल्यूट करता हूँ। जी जी। आगे कुछ और चित्र हम देखते हैं, इस चित्र जी के बारे में बताएं। जी जी। ये इसमें बमन साहब का एक्सप्रेशन देखिए आप जरा। ये पुलिस थाने में गए हैं और इंस्पेक्टर को देख के ही बमन डरे हुए हैं बहुत ज्यादा। और लड़की को देखिए आप, कितना उसकी आंखों में तेज है। वो नजर मिला के बात कर रही है पुलिस वाले से। वो कहती है नहीं ऐसा देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और बमन कितना डरा हुआ है। बमन थोड़ा डरा हुआ सीधा साधा आदमी है, वो किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। पर धीरे धीरे अपनी बेटी से ताकत पाके फिर उसमें भी साहस आता है लड़ने का। तो ये चित्र कितना मासूम सा चित्र है, मुझे ये चित्र बहुत पसंद आता है। जी जी। आगे बढ़ते हैं, जी एक आधा और विजुअल देख करके हम दूसरे चित्र वीडियो की ओर चलेंगे। जी जी, ये दो ही चित्र थे इसमें। जी और जी अब जी मित्रों, चूंकि आज यह सीरीज समाप्त हो रही है, विराम ले रही है, कभी किसी और अवसर पर हम पुनः अशोक मिश्र जी की लिखी कुछ और फिल्मों पर चर्चा करेंगे। मगर फिलहाल आज चूंकि यह कड़ी एक समापन कड़ी भी है, तो ऐसे में अशोक मिश्र जी के अलग अलग अवसरों पर लिए गए चित्र हैं जो हम आज देखते हैं। हमने उनसे निवेदन किया था कि आप हमें उनके साथ, हमें उन्हें अपने साथ जरूर साझा करें। अशोक जी। जी जी। ये चित्र है, बहुत पहले का चित्र है ये। और तब आप देख रहे होंगे कि मेरे बाल भी अच्छे खासे काले थे। और तब हम लोग बहुत दूर रहते थे मुंबई में। और बहुत संघर्ष के दिन थे हमारे ये। वो मेरा एक टाइपराइटर रखा हुआ पीछे, तो मैं हाथ से लिखता था, फिर टाइपराइटर में टाइप करता था। तो मैं नहा धो के इत्मीनान से लिखना पसंद करता हूँ। और ये इसमें भी वही दिख रहा है कि मैं नहा धो के अच्छे से बैठा हूँ और कुछ सोच रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ। एक प्यारा चित्र है ये। जी, और लगता है लेखक ने नहाने के बाद कुछ तेल भी ज्यादा मात्रा में लगाया है। जी 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 जी, ये भी सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप। जी जी तो अशोक मिश्र जी से कुछ हास परिहास भी करने का जी अपना जी जी आनंद है। जी हाँ, जी इसके जी बारे में। जी। ये एक तस्वीर है जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर एक सेमिनार था, जिसमें श्याम बाबू, बमन और मुझे बुलाया गया था। क्योंकि हम लोग पानी की समस्या पे फिल्म बना रहे थे ना, वेल्डन अब्बा बनाई थी हमने। वो मूलतः पानी की समस्या पे है। और पानी पे एक बड़ा खूबसूरत, मैंने उसमें गाना भी लिखा है जो टाइटल सॉन्ग है। तो हमको उसमें बुलाया गया था। और हम लोग बता रहे थे कि कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम गर्मी से बचाव कर सकें। तो उस मौके का एक सीन है। और हम सबके चेहरे पे आप देख रहे हैं खुशी है, क्योंकि हमने वेल्डन अब्बा बनाई थी और हम उसमें वाह सब खुश थे। जी वाह। जी, और कुछ एक चित्रों की ओर बढ़ते हैं। जी 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 जी। ये नेशनल अवार्ड की तस्वीर है। इसमें दिलीप कुमार साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। तो उस समय के राष्ट्रपति थे तो उसके राष्ट्र जो उस समय राष्ट्रपति थे, उनके पैर में दर्द था, घुटने में दर्द था। भोपाल के थे वो, आप मुझे नाम याद दिलाया जरा सर। अ, बड़े अच्छे राष्ट्रपति साबित हुए हैं हमारे देश के। तो वो उनके पैर में दर्द था, तो बहुत देर तक खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने शंकर दयाल मुझे, शर्मा। हाँ शंकर दयाल शर्मा जी। जी। तो वो तो दिलीप कुमार जी से अनुरोध अनुरोध किया गया था कि कुछ अवार्ड वो भी दें। तो मेरे को दिलीप कुमार साहब के हाथों वो अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड। वाह और
और दिलीप साहब से जब मैं अवार्ड ले रहा था तो दिलीप साहब ने एक दो शब्द बोले कि मियाँ खूब बढ़िया लिखते रहिए, लेखकों की बड़ी जरूरत है सिनेमा जगत में, आप अच्छा लिखेंगे तो अच्छा सिनेमा बनेगा, ये याद रखिए। ऐसा कुछ उन्होंने मुझसे बोला था, जो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। ये उस समय की फिल्म है और मुझे अच्छा लगा था ये अवार्ड लेके। यह आपकी किस फिल्म के लिए यह पुरस्कार दिया गया था? मेरे ख्याल से ये नसीम के लिए दिया गया था, नसीम के लिए। जी जी। सही। जी 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 वाह, बहुत ही सुखद और जी बेहद यादगार अनुभव। जी 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 जी। ये हम लोग समर के बाद राष्ट्रपति नारायणन साहब ने हम लोगों को आमंत्रित किया था राष्ट्रपति भवन में, जिसके बारे में मैं समर के समय बताया था आप लोगों को। तो श्याम बेनेगल मुझे और किशोर कदम को ले गए थे। बीच में मेरे और राष्ट्रपति जी के बीच में किशोर कदम जी हैं, जो उस फिल्म के हीरो थे, जो दलित थे, और राष्ट्रपति भी दलित थे। तो ये उनसे मुलाकात के क्षण थे। और भी इसमें राजनेता आए थे, और भी तस्वीरें थी मेरे पास, शायद आज उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, लेकिन वो भी एक यादगार अनुभव था मेरे लिए। जी जी, निश्चय ही। और आगे बढ़ते हैं मित्रों, कुछ एक और चित्रों को देखकर आज की इस कड़ी को विराम देंगे। जी हाँ जी। अशोक जी। ये समर के शूटिंग का एक दृश्य है, जिसमें रजित कपूर जो है वो डायरेक्टर बने हुए हैं, राजेश्वरी सचदेवा अभिनेत्री हैं, मैं एक लेखक बना हुआ हूँ, और ये जो बैठा हुआ है उकड़ू सामने, ये रघुवीर यादव हैं, जो कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। ये गांव के नत्थू हैं, कहते हैं आप लोग सब गलत कर रहे हो फिल्म में, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये रवि झांकल हैं, मशहूर अभिनेता, जो विलेन का रोल कर रहा है। तो डायरेक्टर मुझसे कह रहा है कि ये क्या बोल रहा है ये बंदा जो बैठा हुआ है गांव वाला, कि ऐसा नहीं हुआ था। तो मैं नाराज हो रहा हूँ कि ये कुछ भी बोलता रहता है। इसके हिसाब से अगर फिल्म चलनी है तो इससे लिखवाइए फिल्म, कि मुझसे क्यों लिखवा रहे हैं। ऐसा कुछ एक मजेदार सीन था वो। तो ये उस फिल्म का सीन था एक। जी जी बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं। जी। हाँ ये एक रायपुर में साहित्य समारोह हुआ था। मेरे बड़े ब्रदर थे राजेंद्र मिश्र, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र। उन्होंने एक बड़ा साहित्य सम्मेलन करवाया था, जिसमें बड़े बड़े साहित्यकार आए थे। तो उसमें कुछ लोग, हम लोग मुंबई से भी गए थे। तो ये उस समय का एक सीन है, जब मैं कुछ फॉर्म भर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। पर ये तस्वीर मुझे बड़ी प्यारी याद लगती है, और इसलिए मैंने अर्पण जी से आग्रह किया कि इसको डालिए मेरे उसमें। हाँ। आज के इनवाइट में हम लोगों ने मित्रों इसी चित्र का उपयोग किया भी है। जी बेहद जी सुंदर, सौम्य और एक जी सरल हृदय लेखक का जी। चित्र। जी धन्यवाद। अशोक जी। जी। ये भी एक सामान्य सा चित्र है, कहीं कुछ मैं बोल रहा हूँ और किसी चित्रकार ने खींच लिया था। तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं कहाँ क्या बोल रहा हूँ, पर ये कोई मेरा वक्तव्य चल रहा था, उसी का ये सीन है। जी। और आगे चले। जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी अर्पण जी, आवाज। माफ कीजिएगा। तो मित्रों, इस तरह से यह सेक्शन भी समाप्त होता है चित्रों का। इन 3 दिनों में, इन 3 शामों में हमने अशोक मिश्र जी से बहुत सारी बातें जानी, समझी। और ये तीनों ही वक्तव्य, ये तीनों ही संवाद ऐसे हैं कि हम इनकी ओर बार बार लौटना चाहेंगे। ये सभी प्रोग्राम फेसबुक पर जनसुलभ पुस्तकालय के पेज पर उपलब्ध हैं। ये सभी प्रोग्राम यूट्यूब चैनल जनसुलभ पुस्तकालय पर भी उपलब्ध है। अब जहां चाहें देख सकते हैं, गूगल में सर्च करेंगे, इनके लिंक अपने आप आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक मिश्र जी। जी आपने समर, वेलकम टू सज्जनपुर और आज वेल्डन अब्बा, इन 3 फिल्मों पर बात की। और इन 3 फिल्मों के बहाने कई कई फिल्मों पर चर्चा हुई। आपके सुदीर्घ अनुभवों से हम गुजरे, और जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जीवन के प्रति, फिल्म लेखन के प्रति, उनसे भी हम सभी अवगत हो सके। जो आपकी निष्ठा है अनुसंधान को लेकर, रियलिटी को लेकर, उसको भी जान सके। और किस तरह से एक लेखक वास्तविकता के साथ
अपनी कल्पनाशीलता को एक मेव करता है, हमने इस प्रक्रिया को भी जाना। और एक डायरेक्टर और एक लेखक की बेहतरीन टीम और एक लंबा रिश्ता, सुचिंतित रिश्ता कैसे आगे बढ़ सकता है, देश समाज को उससे कितनी अच्छी चीजें, कितनी अच्छी फिल्में मिल सकती हैं, हमने इसको भी जाना समझा। बहुत बहुत शुक्रिया पुनः आपका, धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, इस पूरी श्रृंखला के साथ बने रहने के लिए। अर्पण जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि वो सिनेमा जैसे माध्यम के ऊपर साहित्यिक चर्चा कर रहे हैं, और एक तरह से साहित्य और सिनेमा को करीब लाने में उनका भी योगदान रहेगा। वो कई, इसके पहले भी उन्होंने कई श्याम बेनेगल से के साथ ये प्रोग्राम किया, जावेद सिद्दीकी, शम्मा जैदी और भी लोगों के साथ। तो एक जो मैं काम कर रहा हूँ कि साहित्य और सिनेमा के बीच दूरी कम करने का, वही अर्पण जी कर रहे हैं अपने तरह से। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उन्होंने 3 दिन तक मौका दिया अपने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। उनका ये कार्यक्रम आज भारतीय साहित्य का एक सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बन चुका है, जिसके दर्शक देश विदेश में बहुत सारे हैं। तो मैं उनका धन्यवाद हूँ। जिन लोगों ने, मित्रों ने मेरे शामिल हुए इस कार्यक्रम में, मुझे देखने सुनने के लिए, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। और जो मित्र नहीं है, अपरिचित लोग हैं, उनका भी बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद जी, शुक्रिया अशोक मिश्र जी। आज की कड़ी में हमारे साथ संजीव बख्शी जी, प्रदीप मिश्र जी, मधु चतुर्वेदी जी, धानी राम प्रजापति जी, सुधा शुक्ल जी, चरण सलूजा जी, चंद्रकला सिंह जी और मनमोहन चड्ढा जी, हरप्रीत कौर जी, पूजा कुमार जी, हेमंत जोशी जी, ये सभी लोग जुड़े रहे। इनकी जिनकी प्रतिक्रियाएं आई, जिनके कमेंट्स आए, हम उनके नाम ले रहे हैं। और जिनकी प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, उन सभी मित्रों का भी हार्दिक आभार कि आप लोग इन 3 दिनों तक हमारे साथ बने रहे। ये सभी कड़ियां अगर आप बीच से सुने हैं या कोई कड़ी आप अगर मिस किए हैं, तो उनको आप सुन सकते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक मिश्र जी। एक मिनट। इसमें इस कार्यक्रम में 3 दिन मनमोहन चड्ढा जी आए। मनमोहन चड्ढा जी बहुत बहुत बढ़िया सिनेमा के राइटर हैं, कमाल के। मैंने भारतीय सिनेमा के बारे में जो जाना है, वो उनकी किताब पढ़ के जाना है। उन्होंने हिंदी में लिखा है वो किताब, आप जरूर पढ़िएगा, भारतीय सिनेमा का इतिहास। तो उसमें उन्होंने विश्व सिनेमा को भी शामिल किया है, और बड़े ज्ञानी गुणी व्यक्ति हैं वो। तो वो आते रहे इस कार्यक्रम में, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। उनको बहुत बहुत जी। धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि मनमोहन चड्ढा जी हमारे साथ भी जुड़े, उन्हें अवसर मिले तो यहाँ भी आए। एक आध बार संभवतः हमने उनसे बात की थी, मगर तब कोई बात नहीं बन पाई थी किसी टेक्निकल कारण से। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कभी अवसर मिले तो वे जरूर आए और अपनी बात रखें। ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, कला, इन सभी माध्यमों में हम अपनी ओर से कुछ कर सकें, पीढ़ियों की बातों को पीढ़ियों तक पहुंचा सकें, जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से यही छोटी सी कोशिश है। अशोक मिश्र जी, पुनः धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।